हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मैम समझ में तो आता है ऑडिट, बट हम जब भी क्वेश्चन एंड आंसर्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता। सो इन ऑर्डर टू मेक दैट पार्ट ऑफ ऑडिट ईजी, मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन। इस यूट्यूब चैनल पे मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स के प्रैक्टिस वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मैंने फिजिकल ऑडिट, ऑडिट अंडर कॉर्पोरेट मतलब ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, काफ़ी सारे चैप्टर्स जैसे कि पीयर रिव्यू, लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, ऑडिट ऑफ CFS, ये सारे चैप्टर्स के आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन के वीडियो अपलोड कर दिए। अगर अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखे, आई वुड रैदर से सजेस्ट, एडवाइज, रिक्वेस्ट, आप वो वीडियोस ज़रूर जा करके देखिए। दैट विल ट्रिमेंडसली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो आज का हमारा टारगेट क्या है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऐसे 200 सीरीज़ के सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन। बट उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि कंसेप्ट याद नहीं आते। तो मैंने इस पूरे ही सेशन में आपके लिए क्या करने का सोचा है। आई विल बी टेकिंग अप रिविजन फर्स्ट। मैं पहले आपके लिए वेरी क्विक रिविजन सिर्फ एक रिकॉल करवा दूंगी। उस रिकॉल के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो एवरी स्टैंडर्ड का मैंने ये प्लान करके रखा है आपके लिए, दैट वी विल बी टेकिंग अप रिकॉल एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहले आप मेरे साथ साथ आपके पास जो भी बुक है, जो भी मटेरियल है, वो लेकर के बैठ जाइए। फटाफट से 2-5 मिनट में पहले रिकॉल करेंगे स्टैंडर्ड, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। गुड टू गो। सो चलिए, बिफोर आई स्टार्ट विथ द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द अपकमिंग सीरीज, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज। दैट इज़ गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया है आपके लिए ये वॉरियर्स बैच। Now this batch is a comprehensive batch for all the CA finalists appearing in May 22 or November 22 onwards examination. This batch is going to run live, and frankly speaking, legend teachers are going to explain, are going to cover up the whole group 1. Yes, आप देख ही रहे होंगे कपिलेश्वर भल्ला सर, राहुल मलकान सर, Amit Popli sir and we will be taking up this group 1 का session. And also guys, one most important thing which I wanted to say is, जो भी बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर रहा है, यस दिस इज़ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलने वाली है एडिशनल पेन ड्राइव्स। तो मैम पेन ड्राइव, सिर्फ पेन ड्राइव मिलेगी, लाइव देखने नहीं मिलेगा? नहीं बच्चों, ये है डबल आनंद। यस, लाइव आपको प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। बट जब भी कभार कई सारे स्टूडेंट्स हमको ऐसा भी कहते हैं कि मैम इंटरनेट फ्लक्चुएशन के कारण लाइव नहीं देख पाते। सो हमने सारे के स्टूडेंट्स के लिए जो आइकॉनिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, May 22 के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स हम लोगों ने आपके लिए लॉन्च किया है। एंड दिस विल बी गिवन इन एडिशन टू लाइव कोर्सेज एज अ रिकॉर्डेड कंटेंट। आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलने वाली है, आपको मेंटरिंग सेशंस मिलने वाली है, इंडस्ट्री के सेशंस मिलने वाले हैं। ये सब कुछ है हमारे इस आइकॉनिक प्रोग्राम में। दिस इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम गाइज। आई रियली वांट यू टू से कि इफ़ यू हैव टेकन आइकॉनिक बैच, वी सीरियसली गारंटी दैट this is optimum which you can get up in the market. And the prices, you can get the maximum possible discount by using the code auditsar. So use the code auditsar, take up the subscription, start with the planned studies guys. Start with the planned studies. हमारे रिविजन प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे चल रहे हैं, बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि सिस्टमैटिक स्टडीज़ नहीं हो रही है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि हमारे कंसेप्ट वीक है या क्लियर नहीं है, आई पर्सनली सजेस्ट CA फाइनल है गाइज, डोंट टेक एनी रिस्क, स्टार्ट विद द प्लान कोर्स। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट द फॉर्मल अनाउंसमेंट गाइज। नाउ लेट अस क्विकली जंप टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड रिविजन सेशन। चलिए शुरू करें, लेट्स बिगिन। So when I talk about the first very chapter, engagement and quality control, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहला फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कैसे लॉन्च हुए हैं? ICAI में वी हैव वन बोर्ड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बोर्ड क्या करता है? दे सेट द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं विच आर अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं अश्योरेंस स्टैंडर्ड, एंड कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो अग्रीड अपॉन सर्विसेज देते हैं। अश्योरेंस कैन बी गिवन on two types of financial statements. One is historical financial statements, another is projected prospect financial statements. Historical financial statements में तीन प्रकार का हम assurance दे सकते हैं। First absolute, second reasonable, third limited level of assurance.
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने का मतलब होता है दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंगेजमेंट एंड हियर वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक, सो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है. When we are expressing reasonable assurance over historical financial statement, this engagement is known as audit, and this is done by engagement standard named as SAs. जब भी आप लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हो दिस इज रिव्यू एंगेजमेंट एंड जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो होता है SRE. जब भी आप प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने के लिए जो स्टैंडर्ड्स आपको यूज करने होते हैं वो है SAE. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो गया, रिलेटेड सर्विसेज हो गया, इसके लिए जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है SRS. सो कुल मिलाकर के अगर हम कहने जाए तो हम लोग ऑडिटिंग के लिए SAs, रिव्यू के लिए SRE, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए SAE, रिलेटेड सर्विसेज के लिए SRS एंड देवों के देव महादेव स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड महास्टैंडर्ड, the standard which is applicable on all the types of services is known as SQC, standards on quality control. ठीक है, so these are the standards which are applicable. मैम कौन से standard applicable है for our attempt? 200 से लेकर के 700 सीरीज तक ऐसे is applicable है, ये सारा कुछ भी not applicable है, SQC is applicable. ठीक है, चलो moving ahead. Quality control. Students, SQC1 is almost parallel to SA 220. तो यहाँ का एक बार हम लोग रिविजन करेंगे. So somehow you will also be able to manage SA 220. So what is the scope of this standard? This standard actually deals with the firm's responsibility to set into place some systems for quality control for audit and other services. Auditing and review of financial statements and other assurance services, which consist of policies to be designed to achieve SQC, quality control standard. नेक्स्ट, अथॉरिटी. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल. क्यों मैम? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला देवों के देव महादेव, ये स्टैंडर्ड महा स्टैंडर्ड है. इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट यू परफॉर्म. ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब एसक्यूसी लाने के पीछे का कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट द फर्म इज हैविंग रिस्पेक्टेड लेवल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सिस्टम सेट टू अचीव क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ने कई बार आपको ये बोल करके रखा है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ कंपोनेंट्स है जो आपको अधेयर करने होते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? इट इज LEAHM, LEAHEM. सो व्हेन आई टॉक अबाउट LEAHM, L stands for leadership, E stands for ethical requirements, A stands for acceptance and continuance, H stands for human resource, E stands for engagement performance, M stands for monitoring. So ये ऐसे 6 components हैं जो आपको अधेयर करने होंगे, which is same given under SA 220 as well as SQC1. Yeah, so starting with elements L. लीडरशिप. लीडरशिप में हम लोगों को क्या देखना है कि हमारी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है टू एस्टैब्लिश द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू अचीव क्वालिटी कंट्रोल टारगेट्स. टू अज्यूम कि हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइंग इन द हैंड्स ऑफ द पर्सनल हु इज हैंडलिंग द ऑडिटिंग या फिर एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दिस इज द सेम पॉइंट. एथिकल रिक्वायरमेंट्स में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज COPI, confidentiality, objectivity, professional competence, due care, professional behavior and integrity, as well as independence. So in order to maintain independence in mind as well as in appearance, that is also a very important element of ethical requirements. इसके बाद आता है acceptance and continuance. Whenever you are about to accept new audit or continue the existing engagement, you need to make sure that the firm is competent in order to perform that engagement. The firm has capabilities including time, resources, ethical values, and हाँ, इतना भी ये चेक करना है कि जो client है, management, KMPs, every person at the client's place are having respected amount of integrity. That is acceptance and continuance. Next we talk about human resource. Human resource में human resource and engagement performance में we also speak about कि engagement को कैसे perform करना है, EQCR करवाना है. कई बार हम लोग ये कहते हैं कि एंगेजमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या टास्क हमको परफॉर्म करने हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन करना, कंसल्टेशन करना, डायरेक्ट सुपरविजन करना. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट मॉनिटरिंग. जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम डिजाइन करवाने के लिए कह रहे हैं कि देखो यार ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू
make to prepare policies and procedures, to establish such policies and procedures. अब ये policies and procedures जो हम लोगों ने बना करके रखी है उसको मॉनिटर करते रहे क्या रिस्पेक्टेड लेवल ऑफ टाइम में ये चीज फॉलो हो रही है, डिजायर्ड लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज मॉनिटरिंग. So that was about the SQC. After completing the framework, understanding the engagement framework, SQC1, SQC के कुछ questions कर लेते हैं guys. Let's start. सबसे पहला question right here on your screen goes like this. BSS and Associates is a partnership firm of chartered accountants which has been established 5 years back. Very good. The firm was offering only advisory services at the beginning. Starting में सिर्फ advisory. However, after rotation and the advent of GST, मतलब 2013 में rotation of auditors came into picture and उन्होंने कहा कि GST भी आ चुका. So firm seems a lot of potential in these areas and started looking out for the opportunities in these areas. उनको लगा कि हम ऑडिट भी कर सकते हैं क्योंकि रोटेशन के कारण काफ़ी सारे ऑडिटर्स चले गए होंगे तो हम वो प्लेस भर सकते हैं एंड GST में भी काम कर सकते हैं. These services being assurance in nature, the firm required some internal reconstructing and setup of some policies and procedures which are required to be complied. ठीक है, year on year. The firm started getting new clients and these new services is now looking to obtain such information as it considered necessary in the circumstance before accepting the new engagements. बोलता है कि फर्म ने कुछ ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए जिससे फर्म कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करे या पुराना क्लाइंट कंटिन्यू करे उसको किस हिसाब से हम लोग चेक कर पाए बिफोर एक्सेप्टिंग. ठीक है, व्हेन डिसाइडिंग अपॉन के हम लोग कंटिन्यू करें तो क्या करना चाहिए. ठीक है, व्हेन द इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड द फर्म डिसाइड टू एक्सेप्ट. बोलता है कि ये इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किया एंड द फर्म डिसाइड्स टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द रिलेशनशिप. इट हैज़ बीन सेटिंग अप एज अ प्रोसेस टू डॉक्यूमेंट हाउ दीज इशूज़ वर रिजॉल्व. बोलता है कि जो भी इशूज़ थे वो क्लाइंट ने मतलब वो फर्म ने रिजॉल्व किए एंड दे डॉक्यूमेंटेड कि हम लोगों ने क्या बनाया. द फर्म इज़ नाउ लुकिंग टू वर्क विथ ओनली सिलेक्ट क्लाइंट्स विच आर इन लाइन्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द फर्म. बोलता है हम हमारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करेंगे और किसी के साथ काम नहीं करेंगे. ठीक है, the firm understands that the extent of the knowledge it will have regarding the integrity of the client will grow within the context of ongoing relationship with the client. With regards to the integrity of the client, you are required to give some examples of matters to be considered as per SQC1. पूरा प्रवचन दिया है. ऑल इन ऑल आपको सिर्फ इतना पूछा है कि भाई एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस के लिए नया क्लाइंट जब भी एक्सेप्ट करते हो, पुराना क्लाइंट जब भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस क्लाइंट की इंटीग्रिटी के लिए आप क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लोगे, वेदर यू शुड कंटिन्यू और वेदर नॉट. क्या करोगे? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस पे क्वेश्चन है गाइस. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस पे क्या करोगे? एब्सोल्युटली हम लोग बोलेंगे कि वी शुड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट. वी शुड अंडरस्टैंड द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट. हम लोग रिलेटेड पार्टीज़ है नहीं है वो चीज़ चेक करना. नेचर ऑफ ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, ये मैन ऑफ इंटीग्रिटी है कि नहीं ये चेक करना. अग्रेसिव नेचर, बेसिकली क्लाइंट फ्रॉड करने में इतना ज़्यादा या फिर पैसे कमाने में ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है. इंडिकेशंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि क्लाइंट आगे जा करके डोमिनेंस दिखाएगा. कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ क्लाइंट तो नहीं लग रहा है. एनी रीजन्स फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, हो सकता है कि क्लाइंट का कुछ खास रीज़न है, पुराना ऑडिटर रिज़ाइन करके गया है, नया ऑडिटर फटाफट ढूंढना है, तो कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है. सो दीज आर द मैटर्स विच यू शुड कंसिडर इन ऑर्डर टू चेक अप द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट. ये सेम आंसर हम लोगों ने ली हैम के ऐसे 220 में भी रिवाइज करना है. ठीक है, सो दैट वॉज द आंसर. अंडरस्टूड? वेरी वेल, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Messrs. NK and Company Chartered Accountants were appointed as a statutory auditor of Fresh Juice Limited for the financial year 2019-20. ठीक है. The previous year's audit was conducted by Messrs. LP and Associates. After the audit was completed and reports were submitted, it was found that the closing balance for the financial year were incorrectly brought forward. बोलते हैं पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंसेस था वो करंट ईयर जब भी आपने ऑडिट किया तभी वो गलतली ब्रॉट फॉरवर्ड था. मीन्स यू फेल्ड चेकिंग ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है, ओके. इट वॉज फाउंड दैट मेसर्स, ये जो फर्म है, ऑडिटर है, डिड नॉट अप्लाई द प्रोसीजर्स टू एंश्योर
या टू एंश्योर द करेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस, कि भाई साहब आपने ओपनिंग बैलेंसेस चेक नहीं किया। अब आधे से ज़्यादा बच्चे इसको सोचने लगेंगे कि मैम ये तो 510 का क्वेश्चन लग रहा है ना, ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में बात आई। नहीं बच्चों, ये 510 नहीं है, वेट एंड वॉच। अकॉर्डिंगली कंप्लेन वॉज फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म, मतलब क्लाइंट ने फर्म को कंप्लेन किया कि क्या किया आपने, आप एंगेजमेंट टीम थे, आपके जो आर्टिकल्स आए यहाँ पे आते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे और चल देते थे, ओपनिंग बैलेंसेस तो चेक किया नहीं, एंड ये कंप्लेन लॉन्च हो गई। You are required to inform what policies are required to be implemented by Messrs. NK and company for dealing with such complaints and allegations। अब देखो, मुद्दा ये नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस चेक नहीं किया, मुद्दा ये है कि अगर कोई हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को लेकर के कंप्लेन कर रहा है, एलिगेशंस लांछन लगा रहा है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, बताइए। हाउ डू यू डील विथ कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। दिस वॉज अ वेरी रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। गाइज हम लोगों ने रिविजन में ये चीज़ देखी, क्या चीज़ देखी, दैट यस दिस इज़ पैरा नंबर 95, बेसिकली 101 से लेकर के 105 तक, पैरा 101 से लेकर के 105 तक इस कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। दिस पार्ट कम्स अंडर लीहेम का एम, मॉनिटरिंग जो है ना बच्चों, मॉनिटरिंग वाला जो हिस्सा है ना, उसमें आता है यस एलिगेशंस एंड कंप्लेंट्स। उसमें पैरा 101 से लेकर के 105 तक उन्होंने बात की है कंप्लेंट्स आया या कोई बंदा एलिगेशंस लगा रहा है कि भाई साहब आप तो ढंग से ऑडिट नहीं कर रहे हो, आपने पॉलिसीज़ फॉलो नहीं की, आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 105 में देयर आर चीज़ें जो हमको दी हुई है, एंड 105 हैज़ ऑल्सो रेफर्ड पैरा 95 ऑफ SQC। जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं, यू वेरी वेल नो दैट वी स्टडी फ्रॉम बेयर स्टैंडर्ड, सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग क्लियर। हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ करके रखा है कि अगर कोई पर्सन कंप्लेंट्स फाइल कर रहा है, क्लाइंट ने हमारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी कंट्रोल पे कंप्लेंट्स फाइल किए, तो हम लोग सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे कि क्या फर्म के पास ऐसा पॉलिसीज़ है कि हम लोग इस इस एलिगेशंस को कैसे फेस करें। तो in this context, the firm should establish the policies and procedures designed to provide a reasonable assurance that it deals appropriately with पहला complaints and allegations of non-compliances। ठीक है, हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई आकर के हमको कंप्लेन दे करके जाए कि सर आपने ऐसा नहीं किया। आपके साथ भी होता होगा ना, घर पे आजू बाजू वाले अंकल आंटी बोलते अरे आपका बेटा तो कितना कितना शरारती है, हर बार क्रिकेट खेलने में कांच तोड़ देता है हमारा। सो घर पे एक मुखिया जी तो होते ही है, पापा एक आंख दिखाए और शाम बैठ जाते हैं बच्चे घर पे, राइट। सो दैट इज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच द फर्म हैज़ इन ऑर्डर टू टैकल द कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स। तो बोलता है ये चीज़ चेक करो भाई कि तुम्हारे पास ऐसा पॉलिसीज बना हुआ है क्या। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस जो भी आया है ओरिजिनेटेड विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, ये हमको फर्म के पर्सनल को सिखाना है, बताना है कि सर एंगेजमेंट टीम को बताना है ये आपने गलत किया। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस द फर्म शुड क्लियरली डिफाइन, सारे एंगेजमेंट पार्टनर्स को, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बता करके रखना है कि आप बिना डरे हमको आकर के बताओ ना आपकी क्या प्रॉब्लम थी, वाई वर यू नॉट एबल टू फुलफिल द स्टैंडर्ड्स, वाई वर यू अनएबल टू फुलफिल द प्रोसीजर्स। इन्वेस्टिगेट करो कि ये कंप्लेंट्स क्यों आई, चेक करो कि ये कंप्लेंट्स के पीछे का कारण क्या था, वाई द एंगेजमेंट टीम फेल्ड टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उस कंप्लेंट्स को, हाँ लीगल काउंसिल, उस कंप्लेंट्स को अच्छे से एड्रेस करो, डिसिप्लिनरी एक्शन लो, ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करो और नई पॉलिसी डिवाइस करो इफ़ नेसेसरी। ठीक है, सो दैट वाज, ये देखो इफ़ डेफिशिएंसीज आर इंडिकेटेड तो हम लोग बोलेंगे कि यू नीड टू डिज़ाइन सम न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सो दैट ऐसा फिर से लापरवाही ना हो। समझ में आया पक्का। सो दैट वाज द क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू SQC 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, HK and Company Chind, sorry it is chartered accountant, Chind accountant नहीं है, HK and Company chartered accountants have been the auditor for SAT Limited for last 8 financial years. Very good. CAH is a partner of the firm, okay, has been handling the audit assignment very well since appointment। बोला कि एक फर्म है HK and Associates, उसमें एक पार्टनर है CAH, वो कंपनी कौन है, SAT Limited, SAT वो भी लिस्टेड है। इसका ऑडिट अकेले एज एन एंगेजमेंट पार्टनर पिछले 8 साल से निभा रहे हैं, 8 ईयर्स से भाई साहब ये है हमारे एंगेजमेंट पार्टनर।
एंगेजमेंट पार्टनर एंड बखूब निभा रहा है। एंड बच्चों ये लिस्टेड कंपनी है तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू EQCR के प्रोसीजर्स भी लागू हो जाएंगे, ठीक है। CAH एंड हर टीम इज रिव्यूड बाय द सीनियर पार्टनर CAK, मतलब H का जो काम है वो रिव्यू कौन कर रहा है? CAK, टू अश्योर द परफॉर्मेंस, ओके। CAK was out of India for some personal work. CAK UI था, UI. What is UI? Out of India. UI. CAK was UI. So CAG was asked to review. तो हम लोगों ने क्या कहा? कोई दूसरे पर्सन को कहा कि K नहीं है, तो इनकी जगह पे CAG भाई साहब आप H का काम वेरीफाई करो, ठीक है। What are the areas CAG should consider for the time of review? Okay, this is the first very question. कि कौन से एरियाज है जो EQCR करते टाइम CAG को रिव्यू करने हैं। एंड करंट केस में दूसरा क्वेश्चन ये है, ये पहला एरिया, व्हाट आर द एरियाज, एंड दूसरा केस ये है कि बोलते और ऑल्सो कमेंट्स कि वेदर द फर्म इज कंप्लाइंग विद SQC, क्या ये SQC को कंप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहला जी वाले आंसर को, क्वेश्चन को आंसर कर दीजिए कि व्हाट आर द एरियाज रिव्यूअर शुड आइडेंटिफाई। इंडिपेंडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, कंक्लूजन, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंक्लूजन। तो ये ऐसे एरियाज है। कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियंस। तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं जो CAG बीइंग अ रिव्यूअर विल रिव्यू व्हेन ही इज वेरीफाइंग द वर्क ऑफ CAH, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि वेदर द फर्म इज कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर्स ऑफ SQC। आंसर इज नो। वाई? पैरा 27 SQC1 क्या कहता है? पैरा 27 SQC1 कहता है कि अगर कोई फर्म लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करे तो उनको मैक्सिमम 7 साल तक ऑडिट मतलब करना अलाउड है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन कंपलसरी करना है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, नो सिंगल ऑडिटर ऑफ द फर्म कैन एक्ट एज एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर अ पीरियड मोर देन 7 years। और करंट केस में ध्यान दो भाई साहब, CAH जो है वो तो 8 साल से वो लिस्टेड कंपनी की एंगेजमेंट पार्टनर बन करके बैठी है, बराबर। ये गलत किया तो हम लोग क्या बोलेंगे? गलत किया देवसेना। तो दोनों के आंसर्स पता चल गए, पहला था एरियाज और दूसरा था सही किया या गलत किया। गलत करने वाला एरियाज मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करा करके रखा है। सो फॉर दिस ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी रोटेटेड आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड एंड फॉर लिस्टेड कंपनीज दिस प्री डिफाइंड पीरियड शैल नॉर्मली नॉट मोर देन 7 years. So in the given case CAH is acting as an engagement partner for a period of 8 years which is not in lines with SQC. Everyone understanding? पक्का श्योर? ओके। अब आप रिवीजन के लिए essay 200 का, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ essay 200. essay 200. Essay 200 talks about overall objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. So सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. What is the objective? To obtain reasonable assurance and to express opinion and to report and to express opinion. Whenever we are expressing opinion, the opinion should be based on sufficient and appropriate audit evidences. What is reasonable assurance? The reasonable assurance is known as the highest level of assurance, but it is not absolute. It is high but not absolute level of assurance. What is AFRF? AFRF का मतलब होता है, क्योंकि अभी ये पूरे स्टैंडर्ड में AFRF में बहुत बार यूज करने वाली हूँ। AFRF का मतलब होता है Applicable Financial Reporting Framework. Means the framework which you use to prepare and to present your financial statements is known as AFRF. It can be anything depending upon the company and the nature of the company. Next, the auditor should maintain, point number 1, should maintain professional judgment, that is the experiences, and to maintain professional skepticism. Skepticism includes 3 things: being alert, possessing questioning mind, and critical assessment of evidences obtained. The auditor should maintain the attitude of judgment and skepticism throughout the audit. When? To identify and assess the risk of material misstatement, to obtain sufficient appropriate audit evidences, and to form a conclusion. Next, प्रोफेशनल जजमेंट आर रिक्वायर्ड इन दिस फॉलोइंग एरियाज. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आंसर एज मेंस, MANS. M stands for materiality, A stands for audit risk, N stands for nature, timing and extent of audit procedures, S stands for sufficiency and appropriateness of audit evidences. And also जब भी मैनेजमेंट जजमेंट लगा रहा है तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू ड्रॉ टू इवैल्यूएट
कि मैनेजमेंट की जजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, हमको भी जजमेंट लगाना होता है. एंड लास्टली टू ड्रॉ कंक्लूजन विच आर बेस्ड ऑन रीजनेबलनेस ऑफ एविडेंसेस. सो MANS, मैनेजमेंट, जजमेंट एंड एस्टिमेशंस. ठीक है, सो ये एरियाज है जहाँ पे जजमेंट लगाना जरूरी होता है. The circumstances where skepticism is required to be applied. Skepticism कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ जहाँ पे हमको लगता है कि एविडेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज अंडर क्वेश्चन, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड हो रहा है, जहाँ हमको लग रहा है कि एडिशनल प्रोसीजर्स यूज करने की जरूरत है. एंड हाँ, auditor should maintain throughout the audit course the attitude of professional skepticism in order to reduce the risk of overlooking, overgeneralizing and using inappropriate assumptions in determining the nature, timing and extent of audit procedures. Next, ethical requirements we already did under 200 as well as the SQC. Independence. Independence are required to be in two forms, independence in mind as well as in appearance. Independence in mind का मतलब होता है it is a state of mind which is not influenced by any other person. Independence in appearance का मतलब होता है the person is appearing in a manner where no third party should consider that bhai you have reasonably compromised the integrity, the objectivity and the professional skepticism. That is independence in mind as well as in appearance. ओपिनियन. सो नाउ अब तक के लिए हम लोग कह रहे थे रीजनेबल ओपिनियन, रीजनेबल ओपिनियन. व्हाई रीजनेबल ओपिनियन? सो ओविंग टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, auditor always expresses reasonable assurance. He cannot reduce the audit risk to zero. ठीक है? Why it is so? It is because of inherent limitation. It is because of ILA, inherent limitations to audit. That is ILA. ILA, NATO. What is NATO? N stands for nature of financial reporting. A stands for nature of auditing procedures. T stands for time and cost. And O stands for other subject matters and assertion. Because financial statements are based on judgment, हमें भी judgment लगाना पड़ता है. It involves huge amount of estimation, subjectivity. Audit procedures में हम लोग ये कहते हैं कि हमारे audit procedures are not investigative in nature. Audit is not an official investigation in alleged wrongdoing. इन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग. टाइम भी कम है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग पूरा 100% का चेकिंग नहीं कर पाते. एंड जब भी हम लोग बात करें अदर सब्जेक्ट मैटर एंड असर्शंस की, तो वहां पे 4 बातें आती है. इसका क्वेश्चन ऑलरेडी जुलाई 21 में पूछा जा चुका है. व्हाट आर अदर सब्जेक्ट मैटर्स एंड असर्शंस व्हिच इज नॉट अलाउइंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस. सबसे पहला है फ्रॉड, कल्यूजन. दूसरा आता है एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. तीसरा है occurrence of non-compliances with laws and regulation. And the last point, it talks about any event which can occur which may cast a doubt over entity's ability to continue as going concern. किसी event के होने से entity may cease to continue as going concern. Cease to continue as going concern. So subject matters में आते हैं ये 4 point. So हम लोग कहते हैं why reasonable assurance? Because of ILA. Why ILA? Because of NATO. Done? नेक्स्ट, अगर हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, सो देर इज स्टिल सम रिस्क दैट द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन. यस, सो अगर हम लोग 95%, 95% ये कह रहे हैं कि माई ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, दैट मीन्स 5% के स्टिल ऐसे चांसेस है कि हमारा ओपिनियन अप्रोप्रिएट ना हो. ये 5% को हम कहेंगे ऑडिट रिस्क. ये 5% को हम कहेंगे ऑडिट रिस्क. व्हाट इज ऑडिट रिस्क गाइस? ऑडिट रिस्क का मतलब होता है इट इज द रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. ठीक है, अगर हम लोगों ने ओपिनियन एक्सप्रेस करने में गलती की है, इस गलती को हम कहेंगे ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, इज अ फंक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स. पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा डिटेक्शन रिस्क. Risk of material misstatement again has two components: inherent risk, control risk. Inherent risk is because of the due nature of the business. It is the risk before applying controls. It is a susceptibility that financial statements will be misstated before application of controls. दूसरा आता है control risk. What is control risk? Even after applying controls, there are certain chances that the financial statements may be materially misstated. So after controls अभी भी जो रिस्क बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल रिस्क. ऑडिटर ऑलवेज ट्राइज assessing risk of material misstatement. Assessing risk of material misstatement. After assessing risk of material misstatement, the auditor manages detection risk by application of audit procedures. So जो रिस्क
प्रोसीजर्स के बाद भी अनडिटेक्टेड रह जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। सो डिटेक्शन रिस्क क्या है? इट इज द रिस्क even after applying procedures we are not able to reduce the risk to an acceptable lower level. So अगर technically हम ये कहने जाए AR is equals to RMM into detection risk. We can further derive this as inherent risk into control risk because RMM के दो components हैं into DR. There is one more statement in the Bayer standard. Usually these two risks are not actually used independently. We always during the course of audit use these two as a combined risk named as RMM. यूजुअली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड्स में भी आपको RMM ज्यादातर देखने मिलेगा, ना कि इंडिपेंडेंटली IR CR ऐसा देखने मिलेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग नहीं बोलते, वी यूज दीज वर्ड्स एज अ कंबाइंड रिस्क नेम्ड एज RMM। So auditor क्या करता है? Assess RMM, manage detection risk in order to reduce the audit risk to an acceptable lower level. जितना कम audit risk उतना ज़्यादा reasonable level of assurance. इसके लिए हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम audit risk को कम करें और audit opinion के level को बढ़ाएं। Done? ऐसे 200? चल, तो इसके questions करना शुरू कर देते हैं बच्चों। ऐसे 200 अभी आपने ना फटाफट से रिवाइज कर लिया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस जंप टू द क्वेश्चन। Messrs SG and Company Chartered Accountants were appointed as a statutory auditor of XYZ Limited for the financial year 2021. The company implemented internal controls for prevention and early detection for any fraudulent activity. ठीक है, very good. Auditor carried out test of controls and found out no major observation, कि उनको कुछ ऐसा major observation नहीं मिला. After completion of audit, the audit reports were submitted by the auditor and audited results were issued. ठीक है, मतलब auditor ने audit किया और results were issued. Fraud pertaining to the areas of inventory came to the light subsequently for the period covered by the audit, and the auditors were asked to make submission as to why the auditor failed to find out fraud. मतलब हुआ क्या है, कोई तो कंपनी है, ये ऑडिटर है SG एंड कंपनी, इसने ऑडिट किया है कौन से कंपनी का? XYZ लिमिटेड का। ये XYZ लिमिटेड में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए तो थे इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड, बट ये कंपनी में हो गया है फ्रॉड हो चुका है, और ये वाली फर्म जो है SGN कंपनी, ये फ्रॉड फाइंड नहीं कर पाए। रिपोर्ट दे दिया, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, सब कुछ चंगा हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोल दिया, सब कुछ चंगा हो रहा है। अब इसके बाद कंपनी भड़क गई, कंपनी ने कहा देख भाई ऑडिटर, आपने रिपोर्ट गलत दिया है, मतलब आपने नेग्लिजेंस किया है, हाउ कैन यू नॉट डिटेक्ट फ्रॉड। हमने ऑडिट करवाने के पीछे का कारण आपको बता करके ही रखा था, दैट वी वांटेड यू टू डिटेक्ट फ्रॉड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट आप ये फाइंड नहीं कर पाए, तो आप पे एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए। ऑडिटर ने क्या कहा, बोला कि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम लोग परस्यूएसिव एविडेंसेस फाइंड कर सके फॉर द मैटर्स लाइक फ्रॉड। डू यू थिंक द स्टेटमेंट्स मेड बाय द ऑडिटर इज़ करेक्ट? ऑडिटर जो कह रहा है कि हाँ यार, फ्रॉड एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे परव्यू में नहीं आती, हो सकता है कि फ्रॉड हो गया हो और हमें पता ही ना चला हो। ऑल्सो डिस्कस, दो क्वेश्चन है अगेन, मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट उसने बोला सही है कि नहीं, और दूसरा बोलता है ऑल्सो डिस्कस सम सब्जेक्ट मैटर एंड असर्शंस where it is difficult to detect potential effect, where it is difficult to detect material misstatement and जिसका potential inherent limitation माना जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि येस, फ्रॉड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमको शायद परस्यूएसिव एविडेंसेस ना मिले, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेरी गुड। एंड जहाँ पे हम लोग अदर मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा आंसर में? वेरी गुड, इनहेरेंट लिमिटेशन का लास्ट पॉइंट आएगा। सो दिस इज नथिंग बट आइला, इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट। आइला, इसका की कोड क्या था हमारे क्लास में? नाटो, आइला नाटो। एंड यहाँ पे नाटो इज अ लास्ट वाला पॉइंट, नेचर, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट, ओ इज अदर
असर्शन एंड सब्जेक्ट मैटर, ये देखो यहाँ पर। सो अदर में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़ करके रखे हैं गाइस। कौन से 4 है? पहला फ्रॉड, कल्यूजन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, गोइंग कंसर्न, एंड दूसरा कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन। गॉट इट? एकदम पक्का श्योर? 100% यस? ग्रेट। चल, so that was about some important questions with regards to essay 200. Now you start the revision of essay 210 and then हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करेंगे। Essay 210. Essay 210 talks about agreeing the terms of audit engagement. So point number 1, why is this standard established? This standard is established to have a clear understanding between the auditor and auditee. So it is important for both client as well as the auditor to know the nature of engagement. So what the company does is, the company gives an appointment letter to the auditor and auditor in return gives engagement letter to the company. Establish क्या है? Sorry, objectives क्या है? Objective है to establish preconditions कि ऑडिट के लिए जो हमको प्रीकंडीशंस चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, तैयार है भी या नहीं, एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी। अभी जो प्री कंडीशन है उस पर लगाओ तारा। प्री कंडीशंस आउट ओवर हियर। व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट? सबसे पहला वी टॉक अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF, वेदर financial reporting framework are acceptable by the auditor to continue audit, yes या no. Next, whether management is acknowledging their responsibility or not. अगर management अपनी responsibility acknowledge कर रहा है तो चंगा, अगर नहीं कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा। But by the way, management की क्या responsibility है? Point number 1, preparation of financial statements, design, implementation and maintenance of internal control, and to provide unrestricted access all the times for books of accounts, all the information, and to provide a person to help us with the further explanation we need. अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे लेकर के आओ। See for example, मैम, what if financial reporting framework are unacceptable? तो हम लोग क्या करेंगे? So in that case, where financial reporting framework are unacceptable, but there is a fact कि laws and regulations are prescribing it, तो ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर ये एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है विथ फ्यू कंडीशंस। कंडीशंस क्या है समझो। कंडीशंस कहता है मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट शुड आल्सो अग्री टू अलाउ द ऑडिटर टू एम्फसाइज ऑन दैट मैटर एज पर SA 706। सो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, हम लोगों को जब भी तक लॉज एंड रेगुलेशंस को नहीं चाहिए, मतलब अनलेस रिक्वायर्ड बाय laws and regulation to express auditor's opinion on the financial statements by using the phrase present fairly in all material respect or give a true and fair view in accordance with financial reporting framework. अगर laws and regulations ऐसा चाहता है तो ऐसा करो, अगर नहीं चाहता है then the auditor's opinion should not include such phrases. क्यों? क्योंकि financial reporting framework acceptable नहीं थे। ठीक है? Next, if above conditions are not present then the auditor should evaluate. अगर ये above conditions present नहीं है तो ऑडिटर को क्या evaluate करना है? should evaluate the effect of misleading information, misleading nature of the financial statements, and to include appropriate references to the terms of engagement, कि हम लोग हमारे रिपोर्ट में भी ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रेफर करें। हम लोग हमारी जब भी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ लिखते हैं वहाँ पे ये चीज़ को रेफर करें कि हमारा जो एंगेजमेंट का टर्म था वो ये फ्रेमवर्क के ऊपर था एंड इसके ऊपर हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा ओपिनियन ये है। नेक्स्ट, फैक्टर्स रेलेवेंट टू द ऑडिटर इन डिसाइडिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF, कि हमको कैसा पता चलेगा कंपनी ने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है वो सही है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। पॉइंट नंबर 1, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंटिटी। पॉइंट नंबर 2, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के स्पेशल पर्पस है, इंफॉर्मेशन क्या ले डाउन की जा रही है, द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड वेदर द लॉज एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्स द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स। मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन स्टूडेंट। इसके ऊपर केस बना करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर हमारा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, इट कैन बी स्टेटेड इन एनी अदर रिटर्न फॉर्मेट, इट कैन बी इन एनी रिटर्न फॉर्मेट और एंगेजमेंट लेटर। पॉइंट नंबर 2, इफ द टर्म्स आर क्लियरली मेंशन्ड अंडर लॉ, तो हमको कोई रिटर्न अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस वी शुड स्टेट द फैक्ट दैट वी आर
into that contractual obligations या फिर we are engaged with that terms which are stated under law. There is no need for any other written form. The terms of engagement should not override the scope of audit. Absolutely. आपका और आपके क्लाइंट का जो टर्म्स है शुड नॉट ओवरराइड द स्कोप ऑफ ऑडिट. अगर ऑडिट का स्कोप है कवरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स वगैरह, you should not override the scope of audit by your terms. Next is recurring audit. So what is recurring audit? In case I being the auditor, I audited financial statements of K Limited in the previous year. लास्ट ईयर मैंने ऑडिट किया था, करंट ईयर भी मैं ही ऑडिट कर रही हूँ, तो क्या मैं ईच ईयर एंगेजमेंट लेटर फिर से दूंगी? आंसर इज नो. एंगेजमेंट लेटर फिर से देने की जरूरत नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग सर्कमस्टांस. 6C प्लस 1M. क्या कहते हैं? 6C प्लस 1M. अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो जाकर के आपको एंगेजमेंट लेटर फिर से देने की जरूरत पड़ सकती है. कैसी कंडीशंस? पॉइंट नंबर 1. अगर there is a change or revision in the terms of audit, there is a change in senior management, there is a change in ownership, there is a change in legal or regulatory framework, change in financial reporting framework, change in reporting requirements. This is 6C. And 1M, if at all there is any kind of misunderstanding between the auditor's objectives and the requirement of client. ठीक है? So ऐसे circumstances में engagement letter can be reissued. Also point number 2, बच्चों ऐसे सेम सर्कमस्टांसेस में आप मैनेजमेंट को भी रिकन्फर्म करने बोल सकते हो कि मैनेजमेंट आपने वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था ना, फिर से जरा उसको रिकन्फर्म करके दो. तो जब भी मैं आपको 580 रिवाइज करवाऊंगी बच्चों, तो ऐसे पॉइंटर्स फिर से आएंगे कि जरा बताओ कौन से सर्कमस्टांसेस में हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि फिर से रिकन्फर्म करके दो. तो ऑलमोस्ट सेम बातें हैं जो आपको वहां पे भी लिखनी है. डन. नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट. सी स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है तो हम क्या कर सकते हैं? पहले ये देखो लिमिटेशंस कब आया. इफ लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड बाय द कंपनी प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, नॉट टू एक्सेप्ट दैट ऑडिट. बट ऑडिट एक्सेप्टेंस करने के बाद अभी कंपनी बगावत कर रहा है, चेंज इन टर्म्स कर रहा है, तो हम क्या करें? पॉइंट नंबर 1, इफ एट ऑल देयर इज अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मैनेजमेंट वांट्स यू टू एक्सप्रेस अ लोअर एश्योरेंस. तो इवैल्यूएट करो कि ये सर्कमस्टांसेस कितने रीजनेबल है. इफ एट ऑल इट इज जेन्युइन, इट इज जस्टिफाइड, कैरी ऑन द ट्रांजैक्शंस विद द रिवाइज्ड टर्म. ओल्ड टर्म्स विल नॉट बी रेफर्ड. क्यों? कंफ्यूजन होगा ना, पुराने टर्म को रेफर करोगे, नए टर्म के हिसाब से काम करोगे, फिर रिपोर्टिंग दोगे. तो बोलता है अप्लाई द प्रोसीजर्स एंड रिपोर्ट शैल नॉट रेफर द ओरिजिनल टर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस कंफ्यूजन. बट अगर आपको लगता है the reasons are not justified, withdraw if at all it is legally permitted or express modified opinion. ठीक है? ये वाला circumstance कौन सा था? wherein there is a change in engagement. यहाँ पे बोलता है अदर्स, एंगेजमेंट में चेंज नहीं है बट काम करने नहीं दे रहे, तो सीधा सीधा अगर आप अग्री कर रहे हो तो अप्लाई करो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स. अगर आप डिसअग्री कर रहे हो, इन्वेंट्री विजिट नहीं करने दे रहे हैं, पीपीई को वेरीफाई करने नहीं दे रहे हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन देने नहीं दे रहे हैं, इन दैट केस यू आर डिसअग्रीइंग विद द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड. सेम पॉइंट्स, विथड्रॉ इफ लीगली परमिटेड और यू एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन. नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर. एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें लिखनी होती है, क्या लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन आ चुका है. प्राइमरी कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर में 5 चीजें आती हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फ्रेमवर्क, उनका फ्रेमवर्क, ऑडिटर्स रिपोर्ट का फ्रेमवर्क, AFRF मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. एंड फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट. तो ऑब्जेक्टिव स्कोप, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फ्रेमवर्क, हमारा फ्रेमवर्क. अदर कंटेंट में क्या आता है? इलैबोरेशंस ऑफ स्कोप, फीस, टेंटेटिव प्लान, एक्सपर्ट की नीड है या नहीं है, कंफर्मेशंस, एक्सपर्ट की नीड है कि नहीं है, कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, टेंटेटिव प्लान, ये सारा चीज इलैबोरेशन में लिखेंगे. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. इफ लॉज एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब द लेआउट और द वर्डिंग्स ऑफ द ऑडिटर that are significantly different from standard, then the auditor should evaluate. मतलब क्या? जो स्टैंडर्ड हमको रिपोर्ट करने बोलता है एंड लॉ की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ये अलग है, तो क्या करेंगे? वेदर इवैल्यूएट वेदर द यूजर्स माइट मिसअंडरस्टैंड द अश्योरेंस. क्या सामने वाला कुछ गलत तो नहीं सोचेगा? क्योंकि लॉ कुछ अलग बोल रहा है, स्टैंडर्ड्स का लाइन कुछ अलग है, तो हमको इवैल्यूएट करना है कि इट शुड नॉट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड इवैल्यूएट वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड to mitigate the possible misunderstanding. ये हमें evaluate करना है. Only then we should take that
engagement in our hand. Done? So that was all about the revision of essay 210. Done with essay 210 का revision. Now let us start with the question and answers of essay 210. चलिए, let's begin with essay 210 agreeing to the terms of audit engagement. इसका सबसे पहला question. Mr. Ram Kapoor, a chartered accountant, has been appointed as statutory auditor by XYZ Private Limited for the audit for the financial statements for the year 18-19. The company has mentioned in the audit term that it will not be able to provide internal audit report to Mr. Ram. क्यों भाई? During the course of audit. अच्छा. The company also imposed some limitations on the scope of auditor. गलत कर रहे हो आप. What are the preconditions that Ram should ensure before accepting or refusing the proposal? Also advise whether Mr. Ram should accept the proposed engagement or not. देखिए guys, दो चीज़ें हैं. 220 as well as SQC 1 में there are LEHAM वाले concept, LEAHEM. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये वाले शब्द कहाँ गया, एक्सेप्टेंस वाला, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस. हर बार वहाँ के LEHAM में आपको ये प्री कंडीशंस लिख करके नहीं आनी है. प्री कंडीशन आर गिवन अंडर essay 210, बट SQC 1 के हिसाब से जो आपको चेक करना है बिफोर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग द क्लाइंट, दैट इज टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी. यू रिमेंबर? सो SQC 1 में एज वेल एज essay 220 में they have given you the concept that before accepting the client you need to see, you need to look after the integrity of the client, the capacity, the capability of the auditor, the ethical requirements, whether you'll be able to complete the auditing engagement with ethical requirements or not. यहाँ पे ऐसे 210 में वो लोग बात करते हैं अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, प्री कंडीशंस. हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाय खाना ये सब मिलता रहेगा, फोकस करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस तो इम्पोज नहीं किया जाएगा ना, फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं, दैट इज प्री कंडीशन. तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़े. डोंट डोंट मिसरीड द कंसेप्ट. 220 की जगह पे 210 लिख करके मत आना, 210 के जगह पे 220 लिख करके मत आना. प्री कंडीशन जैसे शब्दों पे फोकस करना. अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? या सो 210 के हिसाब से व्हाट दिस इज से या तो प्री कंडीशन में सबसे पहला एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑब्टेनिंग द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट के भाई साहब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज योर responsibility, internal control. You will be given the access of books of accounts, financial statements, records, additional information, unrestricted access for the personnel giving you explanation. Done? समझ में आता है? पक्का? So that was essay 210. And हाँ, in the given case, because Mr. Ram पे already कुछ restriction लाद दिए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं. If already the limitations are imposed, Mr. Ram should refuse the current proposal. Refuse the current proposal. Next, AKJ Limited is a small sized 30 years old company having business of manufacturing of pipes. Company has a plant based out at Dehradun, having their corporate office in Delhi. Recently, the company appointed a new firm of chartered accountants as their statutory auditor. ठीक है, कोई कंपनी है देहरादून में, हेड ऑफिस है, 30 years old small sized company, उसने एक नया ऑडिटर अपॉइंट किया. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर wants to enter into the engagement letter, ठीक है, with the company in respect of their services, but the management contended since the auditor is actually जो statutory audit है is mandatory under law, तो कंपनी ने क्या कहा कि एंगेजमेंट लेटर ज़रूरी नहीं है. ऑडिटर ने कहा भाई साहब एंगेजमेंट लेटर में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स भी डिस्कस कर लेंगे. तो मैनेजमेंट कहा अरे भाई साहब ये सारा तो लॉ के तहत होता है, एंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं. ऑडिटर डिड नॉट अग्री टू दिस and have shared the format of engagement letter with the management for their reference before getting that signed. In respect of the management, in this respect, the management would like to understand as per management अभी आपको पूछ रहा है कि भाई साहब अभी आप ही बता दो as per essay 210 if the agreed terms shall be recorded whether the agreed terms of engagement shall be recorded in the engagement letter or the suitable form of return agreements
इज ओके. व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग ये बात करेंगे कि एंगेजमेंट लेटर कैन बी अंडर एनी फॉर्म. ठीक है, वो रिटर्न फॉर्म भी हो सकता है, और अगर एंगेजमेंट के टर्म्स कहीं लीगली लिखे हुए हैं वी कैन इवन रेफर टू दोज टर्म्स. पॉइंट नंबर 2, अगर एंगेजमेंट लेटर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर को लिखेंगे. पता है वो 5 चीज़ें: मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटर का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट. तो ये 5 चीज़ें हम लोग बोल करके आएंगे. ये देखो कि ये कंटेंट में हमको लिखनी. गेटिंग है? तो यहाँ पे भी गाइज देर आर 2 क्वेश्चंस बेसिकली कि क्या क्या करना है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, या फिर वेदर सूटेबल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट इज नेसेसरी. हम लोग बोलेंगे हाँ जी. ठीक है, मार्क दिस क्वेश्चन एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next, question number 7. A professional accountant in public practice is always subject to various threats in compliances with fundamental principles of their profession, and you as a professional accountant are worried about the engagement specific threats in your assignments of Messrs. Soft Limited, and want to implement also measure to eliminate and reduce the same. Enumerate some engagement specific safeguards you may introduce in your work environment towards the to offset such threats. क्या बोल रहा है कि देखो भाई, इंडिपेंडेंस को थ्रेटनिंग करने के लिए कई सारे सर्कमस्टांस हो सकते हैं, जैसे कि सैफ. याद आ रहा है सैफ? अरे करीना कपूर के वो नहीं, हमारा सैफ. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट एंड फेमिलियरिटी थ्रेट. सो ये है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. इस थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? अरे तैमूर के पप्पा नहीं रे बाबा, ये थ्रेट्स है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. इस थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? सीनियर मैनेजमेंट को अप्लाई करना, एक्सपर्ट्स को रखना, हम लोग हमारे टर्म्स को फॉर्मल टर्म्स रखना. ठीक है, सो ये है स्पेसिफिक सेफगार्ड्स. एंड ऑल्सो गाइज मार्क दिस एज अ क्वेश्चन, ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड इन दैट फैशन ऑल्सो. ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन है. देखो, कंसल्टिंग विथ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, एथिकल इश्यूज ना हो, TCWG से बात करना, डिस्क्लोजिंग कि हम लोग किस टाइप की सर्विसेज और कितना फीस चार्ज करेंगे, इन्वॉल्विंग एनी अदर फर्म टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म सम पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट, रोटेशन ऑफ द सीनियर एश्योरेंस टीम के इंडिपेंडेंस हिंडर ना हो. So these were the steps. Next, question number 8. Mia Limited is a listed company having its operation across India. Mia Limited appointed Mr. X, Y, Z as joint auditors for the year 1920 after making sure that all of them are qualified. Mia Limited issued an engagement letter to all of them, but Mr. X were not clear of some points. So he requested Mia Limited to have some changes in engagement term. ये joint auditors अपॉइंट किए हैं इन्होंने, बट मिस्टर एक्स कहते हैं कि ये एंगेजमेंट मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं एंगेजमेंट लेटर में. दिस विल नॉट इम्पैक्ट द अल्टीमेट ओपिनियन. द एंगेजमेंट लेटर कंटेन्स द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टफ. It also contains the references to expect the form and content of the report for all the 3 auditors. In your opinion, what was the discrepancy in the engagement letter? कोई discrepancy लगती है? उसने क्या बोला कि हम लोगों ने joint auditors को रेफर किया है, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताया है, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए क्या? कोई डिस्क्रिपेंसी दिख रही है क्या? हम लोग बोलेंगे येस, डिस्क्रिपेंसी दिख रही है. प्राइमरी कंटेंट में 5 चीज़ें तो आनी ही चाहिए, वो तो लिख ही रही तुमने, गलत किया देवसेना. ये दो ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, AFRF, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड स्टफ. सो ये 5 चीज़ें आनी चाहिए थी जो आपने नहीं लिखी है, एंड इन द गिवन सिनेरियो ये गलत किया है. देयर यू कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ 210. अब आप रिविजन शुरू कीजिए 220 का, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे ऑफ 220. ऐसे 220. Essay 220 is talking about quality control for an audit of financial statements. See students, this is a primary requirement of every auditor to conduct the audit at the highest possible quality extent. So SQC1 as per
As per SQC1, it is the obligation of the firm to establish the policies and procedures to maintain the quality requirement. The firm and its personnel shall comply with all the professional standard, regulatory standards and the legal requirement and to report accordingly. हमको ये चीज करना कि जो रिपोर्ट इशू हुआ है by the firm they are appropriate. What is the objective of this standard? The auditor complies with the professional, ethical, technical, legal requirements. Audit report is appropriate in all the circumstances. What are the components of quality control? Quality control के components में आते हैं guys, it is LEHEM. As I told you, LEAHEM. Leadership responsibility में सबसे primary paragraph. The engagement partner should emphasize the engagement team to comply with the professional standard, to comply with quality control policies, issuance of appropriate reports, ability to raise concerns without fear, and हाँ उनको इतना समझा दीजिए that the quality is essential whenever we talk about auditing या फिर any other engagement. देखिए बच्चों, जब भी आप ऐसे के बारे में बात करें, try focusing more on audit as an engagement. जब भी आप SQC1 को रेफर करें, try referring firm all engagement. ये शब्दों का प्रयोग करें. Usually SQC1 and SA 220 are very parallel to each other. Next is ethical requirements जो ऐसे 200 में पढ़ करके आ गए, कॉपी. Next is acceptance and continuance, the most important factor. Whenever you are accepting a new engagement or you are continuing the old engagement, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. आपके पास enough competence है क्या, capabilities है क्या, human resource है क्या, management की integrity कैसी है, कुछ ऐसे significant matters जो previous year के engagement में आपने face किए थे, and whether you will be able to comply with the audit as per the ethical requirements. So, you should consider integrity of the management, competence, capabilities and stuff. Now, this is a note, refer note. यहाँ पे है note कि मैम हमको कैसा पता चलेगा कि whether we possess competence और capabilities. हमारे नज़र से देखो हम हीरो से कम थोड़ी है. हाँ, but इसको देखने के लिए you should consider this following pointers. So for considering competence and capabilities, auditor may consider point number 1, understanding of practical experiences of audit engagement of the similar kind of nature or complexity of the business. Basically, अगर हम बैंक ऑडिट करने जा रहे हैं, अपनी कॉम्पिटेंस को जज करने के लिए पहले ये देखो, पहले कोई बैंक का ऑडिट कर रखा है क्या? बैंक ऑडिट करने के लिए मैंने मेरी टीम को इनफ ट्रेनिंग दे रखा है क्या? Understanding of professional standards, technical expertise, including expertise of the relevant company, technology, knowledge of relevant industry, ability to apply professional judgment है क्या नहीं, understanding of the firm's quality control policies and procedures. So this is how you will understand कि whether we being firm possess respected level of capabilities, competence to carry on this audit engagement. इसके बाद नेक्स्ट LEA हो गया है. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स इज दैट एलिमेंट विच टॉक्स अबाउट फोकस ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स टीम. कैसे करेंगे? द फर्म शुड कंसिडर द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डेवलपिंग द ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाओ, करियर डेवलपमेंट एंड पर्सनल नीड्स. आप उनके बारे में भी तो सोचो कि उनको अपना करियर कहाँ आगे बढ़ाना है. Next, engagement performance. Here we do have some pointers named as consultations, direct supervision review, directions, supervisions, review, DSR we say this, and documentation. ठीक है? So what is this? Let's know. Yeah. So consultation. Engagement partner shall take the responsibility कि हम अप्रोप्रिएट जगह से कंसल्टेशन ले रहे हैं. कंसल्टेशन लेने के बाद उसको फॉलो भी कर रहे हैं क्या? सो बी सैटिस्फाइड कि कंसल्टेशन इज अप्रोप्रिएट ईदर फ्रॉम विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म. अगर हमको ये पता चल गया है कि पर्सन जो कंसल्टेड है वो अप्रोप्रिएट है, कंक्लूजन्स आर इम्प्लीमेंटेड, फॉलो अप ले लो यार कि खाली पूछताछ करके आए हो या उसे फॉलो भी कर रहे हो. नेक्स्ट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स such as it involves informing the members about informing the members about
such as their responsibility, compliances with ethical requirements, planning, responsibilities of engagement partners, objectives of the work performed, risk related issues, problem that may arise in future during the course of audit, the detailed approach to the performance of engagement. ठीक है, so that is directions, ये उनको information दे दो. सुपरविजन किस चीज का करना है? ट्रैकिंग द ऑडिट प्रोग्रेसेस, कंसिडर द कॉम्पिटेंस एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, एड्रेसिंग देयर क्वेरीज. कुछ ऐसा लग रहा है कि यार प्लान में चेंज करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी में मॉडिफिकेशंस लाने की जरूरत है, सो उसको आप सुपरवाइज करते रहो. एंड लास्ट, रिव्यू कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेशन वेदर ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. पॉइंट नंबर 1, वर्क जो परफॉर्म हो रहा है दे आर एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, दैट इज नोन एज रिव्यू करो कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेकन प्लेस रिजल्टिंग एंड द रिजल्टिंग कंक्लूजन हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को रिवाइज करने की जरूरत है, इसको जो नीड है या नहीं है. सो दिस इज वेयर यू परफॉर्म योर रिव्यू प्रोसीजर्स. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट the issues identified with regards to the compliances, the conclusions on the compliances with independence requirement, conclusions reached regarding the acceptance and continuance, the nature and the scope of conclusion resulting from consultations during the course of audit. So ये सारा चीज हमको लिखित में रखना रहेगा. Next is engagement quality control review. So very important point, engagement quality control review is mandatory for listed entities. Whenever you are conducting the audit of listed entities, आपको आपके audit procedures का review करवाना जरूरी है. So it is a process designed to provide an objective evaluation. Underline objective evaluation, MCQ point है. Objective evaluation before the audit report is issued. The reviewer shall perform an objective evaluation of significant judgment, and it includes discussion of management with discussion of significant matters with engagement partner, reviewing the financial statements, review of selected documents and the judgments which are made, conclusions which are reached, evaluation the conclusions which are reached. तो ये सारा है EQCR के प्रोसेस में. So EQCR is mandatory for listed. For review of audit of listed entities, the auditor shall review फर्म्स इंडिपेंडेंस. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि क्या इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है, क्या इंडिपेंडेंस को रिव्यू किया जा सकता है क्या. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसल्टेशन सीक एंड डॉक्यूमेंटेशन. व्हेनेवर, ये सेम पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंड डिस्क्रिशन फॉर अदर्स. नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. इफ एट ऑल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन between the engagement partner and the reviewing partner, report should not be issued unless and until the matter is resolved. The matter is resolved. एंगेजमेंट पार्टनर को इंडिपेंडेंस असेसमेंट देना चाहिए क्या? एब्सोल्युटली यस. रिव्यूइंग पार्टनर. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है? यू नीड टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, द सिस्टम सो इम्प्लीमेंटेड टू अचीव क्वालिटी कंट्रोल टारगेट आर yielding appropriate results, are running adequately and are operating effectively. Point number 1, if signing partner is different from the engagement partner. जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि a partner who conducted the audit, मतलब engagement partner, who was traveling to sign the audit report, he met with an accident and died, गुजर गए. तो अब उनके जगह पे आपने उनका रिपोर्ट साइन किया. आप कौन हो? पार्टनर ऑफ दैट पर्सन हु इज पास्ड अवे. उनके नाम पे जो आप साइनिंग कर रहे हो आप कर सकते हो क्या? या यू कैन साइन दैट रिपोर्ट ओनली आफ्टर अप्लाइंग द एडिक्वेट लेवल ऑफ स्किल, केयर एंड डिलिजेंस. ठीक है. चलो, 220 का सबसे पहला क्वेश्चन. ऋषि कुमार एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर पीके लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017. CA Kumar, one of the partners of Messrs. Rishi Kumar and Company, completed entire routine audit by 29th of May. Unfortunately, the next very morning, जब he was traveling to PK Limited to sign the audit report, he met with an accident and died. तो गुजर गए भाई साहब. CA Rishi, another partner of Rishi Kumar and Company, therefore signed the audit of accounts. So basically हुआ क्या है? कौन गुजर गया? ये तो देखो कौन जा रहा था. ऋषि कुमार एंड कंपनी का जो एक ऑडिटर था साइन करने के लिए वो गुजर गए. एंड उनके जो दूसरे पार्टनर थे, अनदर पार्टनर, उन्होंने साइन कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिव्यूइंग द वर्क ऑफ CA कुमार. ठीक है. ओके. तो CA कुमार गुजर गए और अभी
ऋषि भाई साहब जो है वो साइन कर रहे हैं। सो डू यू थिंक जो भाई साहब ऋषि ने अभी जो स्टेप लिया है वो सही है? हम लोग बोलेंगे नहीं, SQC 1 के हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल चेक करना साइनिंग पार्टनर का काम होता है। अगर साइनिंग पार्टनर विदाउट रिव्यूइंग द वर्क साइन कर दे, हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, सो दिस विल नॉट बी अलाउड। सो रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय अनदर ऑडिटर, SQC 1 कहता है एंगेजमेंट पार्टनर जो भी काम करे, साइनिंग पार्टनर को ये रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल, एथिकल, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ये सब कंप्लाई हुआ है कि नहीं, ये चेक करना है। सो विदाउट अप्लाइंग एडिक्वेट स्किल, केयर, सुपरविजन, अगर आपने साइन कर दिया है, यू हैव कॉम्प्रोमाइज ओवर द क्वालिटी। सो CA कुमार अलाउड तो है भाई, साइन करने तो मिलेगा, बट यू नीड टू एक्सरसाइज द एडिक्वेट स्किल, केयर एंड कॉशन, and you should review the compliances with respect to the perfect procedures as laid under standards on auditing. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो you have not complied with SA 220. Next, question number 10. OP and Associates are the statutory auditors of BB Limited. BB Limited is a listed company and started its operation 5 years back. The company filed the field work during the audit of the financial statements was completed in 2018. The audit report was dated 12th of May. During the audit documentation review, the engagement performance of the engagement, it was observed the engagement quality control review was completed on 15th of May. ओ तेरी, ये तो गलत कर दिया। हम लोगों ने SA 220 में क्या पढ़ करके रखा है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुड हैपन बिफोर साइनिंग ऑफ ऑडिट। यहाँ पे रिव्यू खत्म हो रहा है 15 तारीख को और ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुका है 12 तारीख को, ये गलत किया है। सो डू यू थिंक जो भी काम हुआ है वो सही है, गलत है? हम लोग बोलेंगे कि रॉन्ग है। एंगेजमेंट पार्टनर शुड रिव्यू, डिटरमाइन द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यूअर इज अपॉइंटेड और नॉट, सिग्निफिकेंट अगर कोई इश्यूज़ है तो इश्यूज़ रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं, एंड हाँ हमेशा ध्यान रखें EQCR जो भी होना है दैट हैज़ टू बी डन बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। इन द इंस्टेंस केस बॉस आपने ये बाद में किया, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज नॉट इन ऑर्डर। Next, question number 11. During the audit of FMP Limited, a listed company, engagement partner completed his review and also ensured the compliances with independence requirement that comply to the audit engagement. The engagement files were also reviewed by the engagement quality control reviewer, except the independence assessment of the documentation. मुझे ये बताओ, जब ये रिव्यूअर अपॉइंट होता है, विल रिव्यूअर बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेशन? क्या ये रिव्यू करने मिलेगा, हाँ या नहीं? एब्सोल्युटली यस। ये है एंगेजमेंट पार्टनर, ये है रिव्यूअर। रिव्यूअर कहता है एंगेजमेंट पार्टनर मुझे आपके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है, मुझे इंडिपेंडेंटली असेस करना है कि आपने सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया कि नहीं किया। एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है नहीं, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, आप चुपचाप प्रोसीजर्स को रिव्यू कीजिए, इंडिपेंडेंस देखना आपका काम नहीं है। हम बोलेंगे नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर कैन नॉट डिनाई, वाई? बिकॉज रिव्यूअर हैज़ अ राइट टू रिव्यू द इंडिपेंडेंस, टू असेस द डॉक्यूमेंटेशन, टू इवैल्यूएट द प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। सो एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा नहीं, ऐसा करने नहीं मिलेगा। डू यू थिंक हिज ऑब्जेक्शन एंड रिफ्यूजल इज करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये एरियाज है जो आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। इन द गिवन केस एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट राइट। इंडिपेंडेंट असेसमेंट इंडिपेंडेंस assessment documentation should be yes given to engagement quality control reviewer for his review. So there you complete all the question and answers with respect to all the important question and answers with respect to essay 220. अब आप शुरू कीजिए रिविजन ऑफ essay 230 so that we can continue with the question and answers of essay 230. SA 230. Essay 230, audit documentation. What is audit documentation, guys? Audit documentation is a record of audit procedures performed. It is PEC. Audit procedures performed, evidences obtained, and conclusion drawn. Audit documentations are sometimes also referred as working papers or work papers. This is again MCQ question. Next, what is the nature objective of audit documentation? So, nature का मतलब होता है कि it actually gives us an evidences that the audit was planned and performed as per standards on auditing.
and the opinion is as per the evidences so obtained. What are the purpose? अगर हम लोग बोलने जाए कि benefits क्या है, purpose or the benefits of audit documentation. Internal benefit, it assists the engagement team to plan and perform audit accordingly, to assist the senior management to direct or supervisor work, also to establish accountability. These are internal benefits. External benefits के नाम पे हम लोग ये कह सकते हैं कि audit documentation will help. एक second students. So audit documentation will help to enable quality control review, to enable the external inspection. Next, working papers कितने साल तक संभालने होते हैं? 7 years from the date of audit report or the group audit report, whichever is later. The working papers are the property of the auditor. हाँ, इतना बात समझ लीजिए कि अगर क्लाइंट ने या कोई थर्ड पार्टी ने आपके वर्किंग पेपर्स मांगे हैं, सो इट इज सोनली योर ओन डिस्क्रिशन टू मेक पार्ट्स और एक्सट्रैक्ट्स और वर्किंग पेपर्स एंड टू मेक इट अवेलेबल टू थर्ड पार्टी. नेक्स्ट, ऑडिट फाइल कब तक असेंबल करनी है? ऑडिट फाइल इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड विद इन 60 days स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? विद इन 60 days स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. यहाँ पे whichever is later वाला पॉइंट नहीं आता, याद रखिएगा. नेक्स्ट, कैन एन ऑडिटर डिलीट, discard, modify audit documentation during the course of assembly of audit file? Answer is no. Apparently जब भी हम audit file assemble करते हैं, हमको audit file में से एक पेज भी आगे पीछे नहीं करना. बट हाँ, जहाँ audit वहाँ exceptions. बोलता है however the auditor may change या फिर may delete, discard, superseded documentation during the administrative process. मैंने कहा मतलब बोलता है may change which are administrative in nature. अब ये चेंजेस इन असेंबली कैसे करेंगे समझो. चेंजेस इन ऑडिट फाइल डेली बिफोर असेंबली एंड आफ्टर असेंबली कैन नॉट चेंज अनलेस इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर. ड्यूरिंग द असेंबली, यहाँ पे इट इज ड्यूरिंग असेंबली, या अनलेस इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर. डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेंबली आप सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हो. सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो. साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द चेकलिस्ट. डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली जो टीम से डिस्कस करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है वो आप कर सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर. बट आफ्टर असेंबली अगर कुछ चेंज आया है, frankly speaking after assembly you cannot change the documentation except it is because of subsequent event. अगर सब्सिक्वेंट इवेंट होने के नाते डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर रहे हो तो ऑडिटर को ये लिखना है क्या चेंज किया है और किसने चेंज किया है, कब चेंज किया है. ठीक है. सो दो पार्ट में चेंजेस हो सकता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेंबली, आफ्टर असेंबली. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेंबली ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस अलाउ करेंगे. आफ्टर असेंबली सब्सिक्वेंट इवेंट्स के नाम पे चेंजेस अलाउ करेंगे एंड उसमें भी आपको ये एडिशनल पॉइंटर्स लिख करके रखने हैं. एवरीवन डन विद दिस? Next, form and content of audit documentation depends upon SA read. What is SA read, guys? SA read. Size and complexity of audit procedures. A stands for audit procedures. हमारे फूफा जी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हर आंसर में मुंह खुला करके बैठ जाते हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. E stands for audit evidences. E stands for extent of expectations which you have exceptions which you have identified. T stands for methodology and tool. और लास्ट वाला पॉइंट एक्चुअली आपको अलग से बाहर करना है, the need to document that conclusion. Next, the auditor should prepare the audit documentation that is sufficient for an experienced auditor to understand the procedures, the evidences and the conclusion. Experienced auditor कौन होता है? Experienced auditor वो होता है जिसके पास enough of practical experiences है, जिसके पास एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है कि ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे चलना चाहिए, स्टैंडर्ड्स कौन से एप्लीकेबल है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, एंटिटी कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, इसकी नॉलेज एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को होनी चाहिए. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज पैरा नंबर A8 to A10. ठीक है. सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट. ऐसे 230 में वो लोग कहते हैं कुछ ऐसे मैटर्स है, 5 चीजें पढ़ाने वाली, कुछ ऐसे मैटर्स है जो आपको डॉक्यूमेंट करके रखने ही रखने हैं. द मैटर व्हिच गिव्स राइज टू रिस्क, पहला. दूसरा, कुछ ऐसे एविडेंसेस व्हिच इज इंडिकेटिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तीसरा, कुछ ऐसे एविडेंसेस व्हिच इज नीडिंग यू टू रिवाइज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस्ड प्रायर. फोर्थ, डिफिकल्टीज इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स. फिफ्थ, कुछ ऐसे प्रकार के फाइंडिंग्स व्हिच इज लीडिंग टू मॉडिफिकेशंस.
नेक्स्ट, प्रोफेशनल जजमेंट के रिगार्ड्स में चीजें जो आपको डॉक्यूमेंट करनी है, दैट इज द रैशनल बिहाइंड द कंक्लूजन, द बेसिस फॉर द रीजनेबलनेस ऑफ द एरिया एंड द बेसिस फॉर द कंक्लूजन कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उसके पीछे जो आप जजमेंट लगा रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करके रखिए. नेक्स्ट, documentation of nature, timing and extent of audit procedures includes identification of the characteristic of specific items, who has performed that work, who has reviewed that work. ठीक है, तो प्रोसीजर्स के नाम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है? स्पेसिफिक आइटम या मैटर जो आपने टेस्ट किया है, किसने परफॉर्मेंस किया है एंड किसने उसका रिव्यू किया. This was a question which was actually seen in the previous intermediate level का पेपर. बोलता है example of audit documentation includes audit program, analysis, issue memorandum, summary of significant matters, letter of confirmation and checklist. Correspondence जो आपने किया है, ये सारा चीज आप डॉक्यूमेंट करके रखेंगे. There you complete the quick revision of essay 230. Guys, इसके बारे में जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा. This is a very important fact कि आप changes कर सकते हो क्या. So changes which are administrative in nature during the course of audit वो कर सकते हो. उसका analysis जो है वो मैंने यहाँ पे लेकर के रखा है. ठीक है, so this is quite important. चलिए, let us start now with the question and answers of essay 230, that is audit documentation. Question number 12. Mr. PM, a practicing chartered accountant, has been appointed as an auditor of Truth Private Limited. ठीक है, what are the factors influencing the amount of audit working papers to be maintained for the purpose of his audit? सिंपल एंड स्ट्रेट, वेरी इजी क्वेश्चन. हम लोग कहते हैं कि क्या फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच द ऑडिटर शुड सी इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइज ऑफ द ऑडिट फाइल. क्या है ये है ऐसे रीड: साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलोड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एविडेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एक्सेप्शंस, द मेथोडोलॉजी एंड द टूल, टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंड द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन. दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, वेरी वेरी सिंपल. इसके साथ साथ ना, रुको, बिफोर आई जम्प टू द नेक्स्ट वेरी स्टैंडर्ड, आई वॉन्ट यू ऑल टू सी फ्यू मोर क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू essay 230. सो गिव मी अ माइक्रो मिनट. So this question are from the intermediate modules, but they are very beautiful questions which are crafted. Yeah. So सबसे पहला 230 में define audit documentation and give some examples. So what are audit documentation? हम लोग कहते हैं audit documentation here are the record of PEC, procedures, evidences and conclusion. फिर examples में क्या आ जाएगा? हम लोग कहेंगे audit program, analysis, memorandum, checklist, any conclusion, confirmation. ये सारा सब कुछ हमारे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा. एग्जाम्पल इज अ क्वेश्चन जो CA फाइनल में बहुत बार देखने मिलता है. सो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन कि फलाना फलाना ऑडिटर है जो K लिमिटेड में ऑडिट करने जा रहा है, उसको ये जानना है व्हाट एज एन एग्जाम्पल या फिर व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो यू नीड टू गिव दिस आंसर. नेक्स्ट, audit documentation summary may facilitate effective and efficient reviews and the inspection of audit documentation, particularly of large and complex audit. Explain. यहाँ पे हम लोग audit completion memorandum के बारे में लिखेंगे. हम लोग बोलेंगे कि audit completion memorandum जो है that is the summary, that is a summary of the main documentation. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बनाना ही है. The auditor may make it and which can have the issues which he has faced and addressed during the course of audit. तो यहाँ पे completion memorandum का आंसर आएगा. ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी पढ़ा है. द फैक्ट ऐसे रीत वाला आंसर है ये, ऐसे रीत. ओके, नेक्स्ट बोलता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स. हाँ, ये वाला क्या क्वेश्चन है समझो. What do you mean by audit documentation? मीनिंग लिखना है. What are the nature and the purpose? What is the nature and the purpose? Nature कुछ ऐसा है that the third person, the experienced auditor will be able to understand that the procedures are performed in accordance with essays and conclusion is drawn in accordance with essays. So this is nature. Purpose क्या है? Benefit. इंटरनल बेनिफिट में क्या आएगा? प्लानिंग प्रॉपरली कर पाएंगे, डायरेक्ट सुपरविजन कर पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे, एक्सटर्नल रिव्यूज हो पाएगा, पीयर रिव्यू करना है, इंस्पेक्शन करना है तो वो हो पाएगा. तो दैट इज नेचर इन द पर्पस. ठीक है, तो नेचर क्या है? कंक्लूजन इज एज पर एसेज एंड प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसेज. पर्पस क्या है? ये बेनिफिट्स लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है?
Judging the significant matters requires an objective analysis. Documentation of professional judgment. हाँ जी, ये कौन सा क्वेश्चन है पता है आपको? गाइज यू रिमेंबर मैंने आपको 5 पॉइंट्स रिवाइज करवाए थे विथ रिस्पेक्ट टू यस सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना है. स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलने जाऊँ तो दिस इज पैरा नंबर A8 to A10 ऑफ SA 230. A8 to A10 फॉर SA 230. वहाँ पे 5 चीज़ें बताई थी. मैटर्स गिविंग राइज टू रिस्क, मैटर्स बेस्ड ऑन विच वी नीड टू रिवाइज अवर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, असेसमेंट रिवाइज करना पड़ा, difficulties in applying procedures, and any significant conclusion which is making you modify your report. These are the significant matters. और हम लोगों ने जजमेंट के लिए 3 बातें कही थी, द रैशनल, द बेसिस एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. हाँ ये देखो, मैटर्स गिविंग राइज टू रिस्क और द सिग्निफिकेंट रिस्क, रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जहाँ पे आपको रीअसेस करना पड़ रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डिफिकल्टीज इन अप्लाइंग प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स जिससे आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है. एंड प्रोफेशनल जजमेंट में 3 चीज़ें एज आई टोल्ड यू, द रैशनल, द बेसिस एंड द रीजनेबलनेस ऑफ द कंक्लूजन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, दिस इज पैरा नंबर A8 to A10. क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स और द सिग्निफिकेंट जजमेंट ओवर विच यू नीड टू हैव डॉक्यूमेंटेशन. ओके, SQC 1 के हिसाब से द फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. एक्सप्लेन. हम लोग कहेंगे बिंदास यस. SQC 1 एज वेल एज 230 हमें कहता है विद इन डैश डेज, विद इन 60 days द ऑडिटर शुड, वेरी गुड, द ऑडिटर शुड assemble the audit file 60 days from the date of audit report. The auditor should assemble the audit file. ठीक है, एंड इसको रिटेन करना है फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर. तो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, टाइम को. यस एंड हाँ, मुझे ये बताओ क्या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबली वी कैन चेंज, वी कैन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंटेशन? हम लोग बोलेंगे येस, मॉडिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पॉसिबल प्रोवाइडेड दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर. पता है मैंने आपको यहाँ पे आंसर बताया था, सॉर्टिंग, कोलेटिंग, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट का डिलीशन, साइनिंग ऑफ द चेकलिस्ट, ये सारा चीज़ चलेगा. सो विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर उसको चेंज कर सकते हैं, बट इसके अलावा और कोई चेंजेस हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का नहीं कर सकते ड्यूरिंग द फेज ऑफ असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल. यहाँ पे कंप्लीशन मेमोरेंडम, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन गाइस. ये आपके CA फाइनल के ICAI के दिए हुए MCQ बुकलेट में एक क्वेश्चन. ठीक है, कंप्लीशन मेमोरेंडम इज अ समरी. ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी. Yes, so these were the questions with regards to SA 230. अब आप शुरू कीजिए स्टडिंग, रिवाइजिंग द नेक्स्ट वेरी स्टैंडर्ड एंड फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे. SA 240. SA 240 talks about fraud and responsibilities of an auditor in this regards. ये क्या बात कर रहा है? सबसे पहला आता है मीनिंग एंड टाइप ऑफ फ्रॉड. पहला आता है मीनिंग. मीनिंग का मतलब है इट इज एन इंटेंशनल एक्ट which is done by one or more individuals amongst the management, TCWG, employees or third party involving the use of deception in order to gain unjust or illegal advantage. बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो गया. 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान रखिएगा. पहला, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट. इट यूजेस डिसेप्शन. व्हाई? इन ऑर्डर टू गेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज. मैम कौन कर सकता है? कोई भी. इतना तो याद रह जाएगा. इट इज डन बाय एनी पर्सन, individual, group of person from the category of TCWG, employee, third party, कोई भी. ठीक है. Next, types of fraud. 2 types of fraud. FFR, MA, fraudulent financial reporting, misappropriation of asset. fraudulent financial reporting का मतलब होता है अकाउंट्स के साथ खिलवाड़ करना, मैनिपुलेशन करना. misappropriation of asset में 2 चीजें हैं, misappropriation of goods और misappropriation of cash. goods, cash. manipulation of accounts, why it is generally committed. Manipulation of accounts can generally be committed for 4 types of reason. Point number 1, to avoid income tax, to declare dividend. आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिजिट करना पड़ेगा. Manipulation the value of shares and to receive higher amount of remuneration when the remuneration is linked with profit. अगर मेरा प्रॉफिट मतलब मेरा रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं तो यही चाहूंगी कि मैनिपुलेशन करूं, प्रॉफिट बढ़ाऊं, ऑटोमेटिकली हमारा रेम्यूनरेशन भी बढ़ जाएगा.
बराबर है. सो दिस आर द रीजंस. मेथड्स कैसा करेंगे ये? बाय इन्फ्लेटिंग द परचेजेस, बाय इन्फ्लेटिंग या सप्रेसिंग परचेजेस एक्सपेंसेस, इन्फ्लेटिंग सप्रेसेस इनकम या सेल्स, इन्वेंट्री की वैल्यू डिफ्लेट करना, इन्फ्लेट करना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट ना करना, कैपिटल या रेवेन्यू मतलब कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करना या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना. दीज आर द मेथड्स. FFR can be accomplished by manipulation, falsification, misrepresentation, intentional misapplication. इसके सारे FFR accomplish किया जा सकता है. Misappropriation of assets can be accomplished by embezzlement. ये तो धांधलगिरी है ना, चोरी है ये तो. Embezzlement, stealing, paying for the goods not received, खुद के पॉकेट में kickbacks accept करना, कंपनी का पैसा खुद के पॉकेट में डाल देना, using the entity's assets for personal use. ये था goods. एंड इसके बाद आता है कैश. कैश में तीन चीजें हैं. इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट पेमेंट्स, इट इज कैश पेमेंट्स, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स एंड कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक्स. जो पेमेंट्स है उसको बढ़ा देना सो दैट हम जो एडिशनल पैसा है खुद के घर लेकर के जाए. सप्रेसिंग रिसीट्स, पैसा आया है 1 लाख रुपए बट हम बता रहे हैं कि नहीं 50,000 ही आया है, तो एडिशनल 50,000 जो बीच का वैल्यू है वो घर पे लेकर गए. Casting wrong totals. So how can that be accomplished? Paying against the fictitious vouchers, inflating the payment vouchers, amount of payment vouchers, manipulating the wage total, casting larger total to the expenditure, suppressing cash receipt, teaming and leading, adjusting unauthorized rebates allowances, not allowing cash sales, miscellaneous expenses को allow नहीं करे मतलब book नहीं कर रहे books of accounts, not recording, writing down the value of assets. So this is how cash में changes किया जा सकता है. There are two types of presumed risk, RR, MOC, revenue recognition, management overriding control. What is revenue recognition? देखो सर, जिनके हाथ में पैसा लक्ष्मी दिखता है ना, ग्रीडनेस अपने आप आता है. So वो लोग कहता है जो पर्सन पैसा कलेक्ट कर रहा है, कैश सेल्स कलेक्ट कर रहा है, सेल्स का पैसा कलेक्ट कर रहा है, there are high chances कि ये पर्सन रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जुल झपाटा करे. तो हम लोगों को इससे कैसे लड़ना है? What procedures I can apply? Point number 1, be alert, skepticism apply करो. Operating effectiveness of internal control over revenue recognition area. Check the assignment. Basically वो जो पर्सन है जो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहा है उसके स्किल एबिलिटी को जानो, शाना है या लेट शाना. Checking the accounting policies, principles which are followed, whether they are followed consistently or not. Audit procedures for evaluating MOC. पहले तो ये समझो what is MOC, management overriding controls का क्या मतलब? जिसके हाथ में सत्ता होती है वो इस सत्ता को override करे, ऐसे chances हैं. So management are at that unique position that it may be involved in fraudulent activities. Therefore, the auditor should check and perform this audit procedures. Checking the appropriateness of journal entries, क्योंकि मैनेजमेंट अगर journal entries पास कर रहा है ये fake entries तो नहीं. Check the adjustments made at the year end. Review the estimates whether no fraud is involved, and also inquire about the personnel who is so involved in financial reporting process. Ma'am, what are the techniques via which the management can override controls? Recording fictitious journal entries, inappropriate adjustments करना, assumptions को change करना, omitting, advancing, delaying, concealing, engaging in complex transaction, altering the records. ये सारे तरीकों से management can override controls. Next, what are the circumstances that induces the management or employee to commit fraud? पहला, financial obligation. देखो सर, हम लोग कहते हैं ना, हमने नहीं किया, ये पापी पेट के कारण काम गलत करना पड़ रहा है. So that is financial obligation. मैनेजमेंट ने अनरियलिस्टिक गोल्स दे करके रखे, इस साल मुझे कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए. अरे लाए कहाँ से? मार्केट में मंदी चल रही है तो मैनिपुलेशन करेंगे. डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, लैक ऑफ मोटिवेशन, नेम गेम हो रहा है, काम कर कोई रहा है और प्रमोशन किसी और को मिल रहा है. अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, देयर इज नो काइंड ऑफ सुपरविजन. सो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस which will induce, मतलब वो ऐसी तरीके से फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा कि ठीक है यार फ्रॉड कर लेते, which will induce the management or employee to commit fraud. Next, IPOA. इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की थी and I actually marked this as a very important pointer. And trust me students, December 21 के अटेम्प्ट में पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन was based on this.
fraud risk factors relating to misappropriation of asset. So let me tell you guys, मैंने अभी आपको बताया types of fraud में there are two types of fraud, FFR और MA, fraudulent financial reporting और misappropriation of asset. इन दोनों के लिए there are four factors, 3 to 4 factors which I can say are fraud risk factors. It is IPOA. What is IPOA? Incentive, pressure, opportunity, attitudes या rationalisms. यहाँ पे भी same thing applies to, the heading applies to MA. Incentive, pressure, opportunity, attitudes या rationalisms. Individually इनके अच्छे खासे explanation है students, इसको आपको read करना है. I just directly take you through the quick recall chart. Yeah, sure. So fraud risk factors for FFR and MA. For FFR and MA. As I told you, it is IPOA, IPOA. Fraudulent financial reporting में incentive and pressure. Why a person will be so induced to manipulate the accounts? हो सकता है मैनेजमेंट ने प्रेशर दिया है कि यार हमारे जैसी जो दूसरी कंपनी है वहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्यों लॉस हो रहा है? So that is a pressure created by the management. So high degree of competition, change in technology, management ने unnecessary under pressure expected result को achieve करने के लिए लगाया है. Significant decline in customer demand, operating losses हो रहा है, negative cash flow हो रहा है, statutory requirements नई आती गई है. So this can actually put the employee management under pressure to manipulate the accounts. Next, opportunity. Basically internal control work basic जहाँ पे internal control weak है वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है टू कमिट फ्रॉड. तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डोमिनेंस, इंडस्ट्री में हमारी चलती है, हमारा बोलबाला है, तो गलत काम करेंगे फिर भी कोई समझ नहीं पाएगा. हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कोई चेक नहीं कर पाएगा. कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ये आप लोगों ने भी बहुत बार किया है ना स्टूडेंट्स. जब भी सर आपसे पूछने आ रहे हैं बेटा रिटर्न फाइल, अरे सर वो सर्वर स्लो चल रहा है. अब सर कहाँ आकर के सर्वर चेक करने वाला है ना, 10 बार बहाने लगाए होंगे. सर वो नेट नहीं चल रहा है सर वो कनेक्शन नहीं है सर वो फाइल करप्ट हो गई है सर. अब these kinds of statements actually makes the opposite person helpless. वो बंदा बेचारा शायद समझ भी नहीं पा रहा होगा आप बोल क्या रहे. Similar manner, financial statements when it involves complex transactions, you are aware कि सामने वाला जो रीडर है वो समझ नहीं पाएगा. So there are high chances कि यहाँ पे fraud हो सकता है. Complex transactions with the companies which are situated in tax haven countries. Significant related parties के साथ transaction, आपकी siblings के साथ आप transactions कर लेते हो, तो I am very sure they are first partner in crime. गलत काम करने में वो बिल्कुल साथ देंगे आपके, है ना? So related party transactions which are not in ordinary course of business. So opportunity है यहाँ. Next, rationalisms. What is rationalisms? अगर मैं आपके बारे में बात करने जाऊँ तो कई बार ऐसे लोग आपको लाइफ में मिले ही होंगे जो हर बार स्थिति पे सारा चीज़ ढोल देते. हमने नहीं किया, ये तो परिस्थिति ऐसी आ गई, तो काम ऐसा करना पड़ा. नहीं मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, पापी पेट के लिए करना पड़ता है. अरे कम ऑन, अगर आपको ये सारे बहाने पहले से ही पता है, यू हैव नोन द हिस्ट्री ऑफ वायलेशन कि ये बंदा हर बार गलत काम ही करता है, सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन और ही इज ट्राइंग टू रैशनलाइज हिज एक्ट. एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट बाय द मैनेजमेंट चाहता है कि मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है टू रिपोर्ट द मैक्सिमाइज्ड अर्निंग्स. There is no distinguishment between the personal expenditure and the business expenditure. There is a strained relationship between the management and the auditor. इसके कारण क्या हो सकता है? FFR हो सकता है. Misappropriation of asset क्यों होगा? Again IPOA. आपको यही लिखना था in the December 21 paper. So पहला financial pressure है, adverse relationship है. Employees are knowing that you are very soon going to lay off them. Future lay off हो सकता है, recent change हो सकता है, pay benefits रिवॉर्ड्स में कुछ खटपट हो रही है. नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज. अ पर्सन इज हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश. अ पर्सन इज हैंडलिंग दैट अमाउंट ऑफ असेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ पर्सन इज हैंडलिंग असेट्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेबल. सो अपॉर्चुनिटी है, जरा भी आगे पीछे धंधल कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दिस इज अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, एटीट्यूड्स या रैशनलिज्म. फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस. व्हाट इज फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शंस? पता होने के बावजूद हम लोग रेमेडियल एक्शंस नहीं दे रहे हैं, सो इट इज एज गुड एज कि ठीक है हम लोग बढ़ावा कर रहे हैं. डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज विद एंटिटी. चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लाइफ साइकिल. लास्ट टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन था, ये अमित भाई लास्ट टाइम जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए थे तभी नोकिया 1110 ये वाला फ़ोन लेकर के आए थे.
फिर मुझे बोलता है एक मतलब 6 महीने के बाद काम करने को, बोलता है मैम मैं यूके शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। यूएस उसका भाई यूएस में, बोलता है मैम मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। और जाते जाते मुझे ऐसे बोलता है पैर छूने आया, तभी मैंने उसके हाथ में आईफोन देखा। चेंज इन लाइफस्टाइल, 6 महीने में भाई नोकिया 1110 से आईफोन 13 पे पहुंच गया। चेंज इन लाइफस्टाइल, तो दिस इज वेयर इट मे इंडिकेट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एंड लास्ट, टॉलरेंस टू पेटी थेफ्ट। छोटे छोटे चोरी को अगर हम लोग बगावत मतलब अलाउ करते रहेंगे ना, तो दिस विल क्रिएट अ ह्यूज लेवल ऑफ, लोगों को लगेगा कि ठीक है रैशन, ये ठीक ही होगा, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, ये चलता है वाली सिचुएशन विल एक्चुअली लीड टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ठीक है, so that is fraud risk factors for FFR and for MARC. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। ये सारा आपके मेयर स्टैंडर्ड एसेट 240 के अपेंडिक्स वाले पार्ट में दिया हुआ है। पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड 4 सिचुएशंस है। पहला, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस। तीसरा, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप विद ऑडिटर अदर्स। यहाँ पे देखें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स अगर इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इनअप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है, अनसपोर्टेड अनऑथराइज्ड बैलेंसेस है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको लग रहा है कि कुछ भी इनअप्रोप्रिएट है, कुछ भी इम्प्रॉपर है, इनकम्प्लीट है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, these are the areas wherein you can evaluate कि इस एरिया में पॉसिबिलिटी है कि फ्रॉड हो जाए। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस, एविडेंसेस है ही नहीं, है तो आधे अधूरे है तो ऑल्टर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ही नहीं, खाली मुंह बोली बातें। तो ये सारी चीजें आर द इंडिकेटर्स, आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड, इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। दैट इज मिसिंग और डॉक्यूमेंट्स है, ऑल्टर्ड एविडेंसेस है, अनएक्सप्लेन्ड रिकंसिलिएशन है, डिस्क्रिपेंसीज है बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड कंफर्मेशन, लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहा है मैनेजमेंट, मिसिंग और कैंसिल चेक, इन्वेंटरी मिसिंग है, असेट चोरी हो गए हैं, इनकंसिस्टेंट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप, मैनेजमेंट से जो भी चीजें मांगो, मैनेजमेंट आपको एक ही चीज बोलता है, ना जी ना, अरे डिनाइड टू एक्सेस, अंडर टाइम प्रेशर, बार बार पूछ रहे सर कितना टाइम लगेगा, सर कल भी आप इधर आ रहे हो ऑडिट करने के लिए, सर सिस्टम की जरूरत रहेगी आपको, अरे भाई काम करने देना यार। सो दैट इज अंडर प्रेशर। अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड असिस्टेंस, हम कुछ पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, अरे भाई चाय का कप ही लेके आओ, जवाब नहीं दे रहे। अनयूजुअल डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने वो जो अमित भाई जिसके बारे में बोल रही थी नोकिया वाले, अमित भाई से मैं 1000 बार इन्फॉर्मेशन मांगी, 1000 बार इन्फॉर्मेशन, अमित भाई तो हर बार मुझे एक, अरे मैम कल बताता हूँ, कल रिपोर्ट पक्का मैम, कल सेल्स का रिपोर्ट आपके टेबल पे रेडी रहेगा। ये भाई साहब जितना डिले कर रहे हैं, मान लो घपला करके बैठे, अब ये सोचने में समय लगा रहे हैं कि उसको सही करके बताए कैसे। सो दिस आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द पॉसिबिलिटी एरियाज के फ्रॉड हुआ हो सकता है। अदर्स, अनविलिंगनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू परमिट टू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, बातें करने नहीं दे रहे हायर लेवल अथॉरिटी से। Accounting policies which are used by the, which are followed by the entity are different as compared to industry. मैंने एंटिटी से पूछा कि एंटिटी आप ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो और इंडस्ट्री जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही है ये तो अलग है। मुझे बोलता है इट इज माय बिजनेस नॉट ऑफ योर बिजनेस। अरे भाई कंसिस्टेंसी हमें चेक करना होता है, अगर कंपैरिजन नहीं है, डिफरेंट है, पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। वायलेशन ऑफ एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एंटिटी लिख करके रखता है कि हमको ऐसे फॉलो करना है, ऐसे काम करना है, ऐसा काम करना है, ये सिर्फ लिखित में है, प्रैक्टिकली कहीं कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन एस्टिमेशंस, अगेन पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। बच्चों इसमें से दिस टाइम आई पर्सनली फील मार्क दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। मई 22 के लिए अगर 240 का क्वेश्चन आया ना तो इसमें से आ सकता है। पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड, इंडिविजुअली एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअली ये चारों बातें 4-4 मार्क के एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन डिटेल लेवल पे बन सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इंक्वायरीज विद मैनेजमेंट। भाई साहब बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, 240 में उन्होंने हमको फ्रॉड रिस्क को जानने के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स दे करके रखे हैं। ठीक है, मेकिंग इंक्वायरीज विद द मैनेजमेंट कि भाई साहब मैनेजमेंट क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में जानता है नहीं जानता है, तो मैम किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी होल्ड करेंगे, ऑपरेटिंग पर्सन के साथ इंक्वायरी होल्ड करो विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस। एम्प्लॉइज किनके साथ, मतलब विद इन एंटिटी किनके साथ बातें करेंगे, एम्प्लॉइज के साथ इंक्वायरी होल्ड करो। एम्प्लॉइज हु आर इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग, क्लोजिंग, रिकॉर्डिंग द कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ बात करो, चीफ एथिक्स ऑफिसर और एनी काइंड ऑफ इक्विवेलेंट पर्सन के साथ बात करो,
द पर्सन हु आर चार्ज्ड विथ डीलिंग विद द एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, मतलब कौन है जो अल्टीमेटली डिसीजन ले रहा है कंपनी के लिए कि यार इसने ये चीज़ गलत किया देवसेना, ऐसा कोई पर्सन है क्या? तो ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल फ्रॉड, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन विद TCWG, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन विद रिगार्ड्स टू बिजनेस पॉलिसीज। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में इंक्वायरिंग विद मैनेजमेंट। तो मैम कौन से लोगों के साथ बात करें और क्या करें, ये है आंसर। मैम दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जहाँ जहाँ आपको एग्जाम्पल्स और बुलेट में आंसर दिखता है, हाईली इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्वायरिंग विद TCWG, हाउ दे आर सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट्स प्रोसीजर, do they have, whether they have any knowledge of fraud, evaluation of unexpected and unusual transactions, apply analytical procedure। अगर कोई चीज़ significant class of transaction है, कोई चीज़ unusual है, तो उसको evaluate कीजिए, analytical procedures apply कीजिए। evaluating existing fraud risk factors, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा RR और MOC, तो fraud risk factors को evaluate कीजिए। and identify and assess risk of material misstatement, also apply SA 315। Done? Next, last वाला point, second last वाला point talks about reporting of fraud। अगर आपको fraud मिला है तो देखिए स्टूडेंट्स, SA तो आपको कहता ही है fraud report करें, इसके अलावा दो और जगह पे हम लोगों ने कहा है fraud report करें। एक तो होता है अंडर सेक्शन 143 subsection 12, as discussed under Companies Act, you need to file form ADT4 to central government if at all the amount of fraud is more than equals to rupees 1 crore। दूसरा रिपोर्टिंग आता है to the members as per CARO 2020, which is applicable for your May 22 examination guys। as per CARO 2020 under clause 11 आपको रिपोर्ट करना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 240 के केस में if auditor is unable to continue performing audit, the auditor shall determine the professional the legal responsibility। अगर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ तो लीगली मुझे किसको रिपोर्ट करना है उतना बोलो और जयराम जी विड्रॉवल करके आ जाओ। इफ एट ऑल अप्रोप्रिएटनेस ऑफ विड्रॉवल, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ विड्रॉवल में विड्रॉवल करना पॉसिबल है, तो 140 के तहत ADT 3 फाइल करो, जयराम जी की बोल करके आ जाओ। बट मैम सेबी बोलता है जाने नहीं देंगे तुझे, सेबी नहीं जाने दे रहे, व्हेट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एन ऑडिटर टू विड्रॉ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे करके आओ और रीजन समझा करके आओ। मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करके। डन डन डन, परफेक्ट, एकदम चौको लगे। देयर यू कंप्लीट ऐसे 240। चल, now let us start with the question and answers of essay 240। 240 deals with auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements। Question number 13. Messrs Innocent Limited has entered into the transactions on 25th of February 2018 near year end, whereby, अब near year end को underline करना, पता है गाइज मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स के केस में हम लोगों ने ये पढ़ करके रखा है कि मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स के लिए आपको क्या चीज़ चेक करनी होती है, यू नीड टू चेक आउट द एडजस्टमेंट एंट्रीज विच आर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट, whereby he agreed to pay 5 lakhs per month to Mr. युवराज। ईयर एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में बता, 5 lakhs मिस्टर युवराज को दे रहे हैं एज एनुअल रिटेनरशिप फीस फॉर इंजीनियरिंग कंसल्टेशन। कि कोई एक इंसान है युवराज भाई साहब, उनको बोला जा रहा है कि मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे शो किया जा रहा है कि 5 लाख हर महीने हम लोग भाई साहब को देते हैं ऐसा फॉर कंसल्टेशन, बट एक्चुअली में ऐसा कोई अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ था, खाली बुक्स में प्रोवाइड करके रखा। योर इंक्वायरी एलिसिट्स अ रिस्पॉन्स दैट नीड बेस्ड कंसल्टेशन, मतलब आपने ये मुद्दे को उठाया कि ऐसा कैसा 60 लाख रुपए, तो उन्होंने क्या कहा आपको, उन्होंने कहा कि सर नीड बेस्ड कंसल्टेशन लेते रहते हैं बट जरूरत पड़ गई तो हम लोगों ने 60 लाख का प्रोविजन किया, बट देयर वाज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। नाउ एज एन ऑडिटर ऑफ मेसर्स इनोसेंट, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज समथिंग विच इज ओपनली सजेस्टिंग कि फ्रॉड हो रखा है। क्या सजेस्ट हो रहा है कि फ्रॉड हो रखा है, ठीक है। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू डिटेक्ट
फ्रॉड, बेसिकली रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर आपको मैनिपुलेशन लग रहा है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, एंड दिस इज मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल की वन ऑफ द टेक्निक वेयर मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज. ये फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास करने में अगर आपको लग रहा है कि दिस इज इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए ये पास किया गया है, यू विल वेरीफाई डिटरमाइन के फाइन कुछ फ्रॉड तो हुआ है या सस्पेक्ट करोगे. इसके आंसर में आप ये भी लिखोगे कि अगर फ्रॉड सस्पेक्ट हो जाता है, you will have to determine your professional and legal responsibility, that is as per section number 143(12). आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, this is your legal responsibility. In case if at all the management are imposing some restrictions, you can also evaluate what withdrawal if at all it is legally permitted. इसके बाद you will discuss with an appropriate level of management. अगर आप विड्रॉ कर रहे हो फिर भी आपको TCWG के साथ बात करना है, 140 के हिसाब से ADT3 फाइल करना है, so on and so on. And also guys understand, जहाँ पे आपको फ्रॉड मिलता है आपको कारो क्लॉज नंबर 11 में रिपोर्टिंग भी करनी होगी. That was question number 13. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14. Mr. Shah is reviewing anti-fraud controls for construction company. The company has witnessed a few frauds in past, mainly in the nature of materials stolen from the sites, fake expense vouchers and stuff. Mr. Shah is evaluating the options for verifying the process in detecting fraud and the corrective actions to be taken in such cases. As an expert, you are required to advise Mr. Shah as to how the inventory fraud occurs and verification procedures which are required to be followed in detecting the same. Basically, ये question is from investigation ड्यू डिलिजेंस. ये सेम क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने मिलेगा कि अगर कोई पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री फ्रॉड, तो ये इन्वेंट्री फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया जाए. तो हम लोग क्या बोलोगे, ये फ्रैंकली स्पीकिंग इन्वेंट्री फ्रॉड इज अ टाइप ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. इसका कंसीलमेंट सिंपली एम्प्लॉइज मूव कर सकते हैं, रिमूव गुड्स कर सकते हैं, थेफ्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, गुड्स को डैमेज कर सकते हैं, गुड को तोड़ने के बाद साइड में कर सकते हैं, नहीं ऐसा तो सर गुड्स ही नहीं आया. मैनिपुलेशंस कर सकते हैं इन द रिकॉर्ड्स, क्वालिटी क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज खिलवाड़ कर सकते हैं. सो व्हाट आर द वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स. एक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंट्री मूवमेंट. कितना गुड्स आया, कितना हम लोगों ने यूटिलाइज किया, कितना बेचा, कितना डैमेज है. अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डेटा विच कैन बी रिकॉर्डेड. बेसिकली क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं. डिफॉल्केशन कैन बी कमिटेड बाय द मैनेजमेंट ऑल्सो, सो दे कैन इवन डाइवर्ट सम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. और फिर बता सकते हैं कि नहीं वो तो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो गया था. डाइवर्ट का मतलब क्या, चोरी करके घर लेकर गए, फिर यहाँ बोलते हैं नहीं वो तो वेस्ट हो गया, अरे वो तो गुड्स आया ही नहीं, शॉर्टेज, माल की कमी हो गई, हम लोगों ने मंगाया था इतना बट आया नहीं. सो ये सारे एरियाज में आपको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना होगा. आप मशीन कैपेसिटी भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल को बनने के लिए कितने आवर्स लगते हैं फिनिश गुड्स. अगर इतनी आवर्स मशीनरी चली है तो यू कैन कोरिलेट के हाउ मच रॉ मटेरियल वाज नीडेड एंड हाउ मेनी finished good units are prepared. So that correlation can also be done. Next, question number 15. In the course of audit of K Limited, its auditor Mr. N observed that there was a special audit conducted at the instance of the management on the possible suspicion of fraud. A request for the copy of a report to enable him to report on the fraud aspect. तो उनको बोला गया कि फ्रॉड लग तो रहा है, आप जरा एक रिपोर्ट बना दीजिए और हमें बोल दिए कि क्या कितना फ्रॉड हुआ है. डिस्पाइट ऑफ मेनी रिमाइंडर्स आपको ये रिपोर्ट दिया नहीं. इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, मिस्टर एन इंसिस्टेड दैट ही बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन. यार मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन तो दे दो. जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दिया वो आप ऑडिटर को दे नहीं सकते, तो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन तो दे दो in respect of the company. For this management remained silent. Management इस पे भी कुछ नहीं बोला.
सरासर ना यकीनन फ्रॉड हुआ है ना। सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? Responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. The auditor is responsible for obtaining a reasonable assurance that the financial statements are wholly free from risk of material misstatement either caused due to fraud or error. मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन क्यों लेते हैं? कि अगर मैनेजमेंट हमको कोई ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देना चाहे तो। इन द इंस्टेंस केस जहाँ पे आपको ना रिपोर्ट मिल रहा है ना मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि फ्रॉड हुआ है। नाउ आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहा है इन जनरल, ऑल इन ऑल दिस इज क्रिएटिंग अ सस्पिशन। आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी एज पर सेक्शन 143(12). हम लोगों ने बोला था 11-12 बार चिल्ला करके बोलना, तो दिस इज 11-12 बार, ठीक है। कारो क्लॉज नंबर 11 में एंड 143(12) में रिपोर्टिंग करें। मैम इन केस अगर हमको कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ऐसा फेस करने मिल रहा है बिकॉज ऑफ विच वी आर अनेबल टू कंटिन्यू ऑडिटिंग, तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विड्रॉवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लीगली परमिटेड, द सेम पॉइंट विल बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ क्विक लिमिटेड you suspect that the management has made material misstatement in the financial statements intentionally, जानबूझ करके, to deceive the users and to succumb the pressure to meet market expectation। ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन, ये IPOA वाला क्वेश्चन, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को मिलने के लिए हम लोगों ने फ्रॉड कर लिया है। Elucidate how the fraudulent financial reporting can be accomplished। कैसे fraudulent financial reporting हो सकता है? by manipulation, intentional misapplication, omission of the entry, misrepresentation, इससे fraudulent financial reporting हो सकता है। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा, discuss what are the techniques via which the management can override control। MOC वाला आंसर है, how the management can override the controls। Yes, very well, recording fictitious journal entries, teaming and leading, altering the records, omission, है ना। So this is how and this is techniques: fictitious journal entry, inappropriate assumptions, omission, concealment, engaging in complex transactions, altering the records, so on and so forth। ये अभी recent exam asked question, November 20। Next, question number 17, Messrs Kumar and Company Chartered Accountants were appointed as statutory auditor of PC Limited for the financial year 2021. During the course of audit, one of the partners, CA Kumar, observed that there is misappropriation of asset in the form of the theft of the entity's inventory and is perpetrated by employees in relatively smaller amount। बोलता है कि चोरी हुई है एंड ऑडिटर को पता चलता है कि ये एम्प्लॉय ने चोरी की है, छोटे छोटे अमाउंट में चोरी करते गए सो दैट किसी के नजर में ना आए। CA Kumar is concerned with existence of certain circumstances for increasing the susceptibility of misappropriation। Okay, now the question lies here. Guide CA Kumar with respect to risk factors relating to the misstatement arising from misappropriation of asset with reference to relevant standards। बच्चों ये क्या पॉइंट है? ये IPOA वाला पॉइंट है। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट कैसे हो सकता है? Which fraud risk factors? Incentive, pressure, opportunity, attitudes and rationalism। ये वाला पॉइंट, वो चार्ट जो मैंने आपको लिखा करके रखा था वो लिखना है, IPOA, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे वो इन लैक वाला आंसर भी आएगा। लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स may also increase the susceptibility of misappropriation of asset। ठीक है, इन लैक, inadequate segregation of duty, inadequate या फिर lack of mandatory vacation, lack of holidays, lack of supervisions, है ना। ये सारा चीज भी, ये वाला पॉइंट इंडिविजुअली भी क्वेश्चन में आ सकता है। susceptibility of, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मेन आंसर जो आपको लिखना है, मार्केट वेरी, दिस इज इन लैक, इन लैक, याद आया? inadequate, inadequate, inadequate checks, job screening, record keeping, authorization approvals, physical safeguards, lack of timely reconciliation,
lack of documentation, lack of mandatory vacations, inadequate understanding of technology, inadequate access control over the automated records. So these are the main important points which you should write. So there, students, we complete the questions of essay 240.